मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C226 हार मानना और कायरता स्वीकार करना सीखें, वास्तव में बुद्धिमान लेकिन बुद्धिमानी से गलत। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 226 हार मानना और कायरता स्वीकार करना सीखें, वास्तव में बुद्धिमान लेकिन बुद्धिमानी से गलत। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। शेष उतार चढ़ाव एक विशाल पर्वत की तरह थे जो हर किसी के सिर पर गिर रहे थे। इस समय किसी को बोलने या सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। जिस समय गू चांगगे ने अपना कदम उठाया, उस समय उनमें भय की लहर दौड़ गई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे आकाशगंगा के नीचे छोटे धूलकण बन गए हैं जो किसी भी समय नष्ट हो सकते हैं। इस अमर की शक्ति इतनी भयानक थी कि सभी लोग भय से कांपने लगे। पवित्र गुरु जियान लुन सहित सभी बुजुर्ग पीले पड़ गए, उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई और वे पूरी तरह से भयभीत हो गए। और इस बार उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। सभी ने जियांग यांग को देखा जिसे जमीन पर पटक दिया गया था और खून की उल्टी हो रही थी। उसकी आंखें क्रोध और ठंड से भरी हुई थीं, मानो वे किसी मूर्ख या पागल को देख रहे हों। अगर जियांग यांग पागल नहीं था तो उसने अभी ऐसे अहंकारी शब्द कहने की हिम्मत कैसे की? यदि ये तथ्य न होता कि वह याओ याओ का बड़ा भाई था तो संभवतः मिस्टर इम्मोर्टल द्वारा उसे गोली मार दी गई होती। सबके मन में यही विचार था, क्या मैं सचमुच गलत समझ रहा था? जियांग यांग के बारे में पहले जो कुछ भी था वह सिर्फ दिखावा था। यहाँ तक कि अमरलुन संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग झाओ यी, जिन्हें जियांग यांग से बड़ी उम्मीदें थीं, अब जियांग यांग को संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। इस दौरान जियांग यांग के बारे में जो कुछ भी वह जानती थी, उससे ये पता चलता है कि जियांग यांग शांत थी और उसे विश्वास था कि सब कुछ नियंत्रण में है। यद्यपि उनके शब्द कभी कभी अहंकारपूर्ण होते थे, फिर भी वे बिना कारण और आधार के नहीं होते थे। अब सबके सामने वह इस अमर को भड़काना चाहता था। यह क्या बकवास था? उसे किस प्रकार का भरोसा है? बड़ा भाई याओ याओ के छोटे से चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी। उसे दुखी होना चाहिए था जब उसने देखा कि उसका भाई घायल हो गया था, लेकिन वह नहीं थी, बल्कि वह निराश थी। जियांग यांग की हरकतों ने उसे पहले ही पूरी तरह निराश कर दिया था, और अभी ये स्पष्ट रूप से उसका स्वामी था जो उसके लिए खड़ा हुआ, इसलिए उसने जियांग यांग को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई की। वह बहुत समझदार थी और जानती थी कि गू चांगगे उसके प्रति जियांग यांग के उदासीन रवैये के कारण नाराज था। मास्टर, नाराज मत होइए, ये सब याओ याओ की गलती है। मैंने आपको अपने साथ यहाँ आने के लिए मजबूर किया, अन्यथा यह ऐसा नहीं होता। याओ याओ को खुद से यह कहते हुए सुनकर गू चांगगे के चेहरे पर उदासीनता गायब हो गई और वह पहले की तरह शांत और सौम्य भाव में लौट आया। इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यह आदमी आकाश और पृथ्वी से अनभिज्ञ है और इसकी बातें असभ्य हैं। इसे अपना शिक्षक मानकर सबक सिखाना भी जरूरी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जियांग यांग को गंभीरता से लेने के रवैये के बिना। जहां तक इस समय सिस्टम के प्रॉम्प्ट की ध्वनि का प्रश्न है, तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। जियांग यांग सार्वजनिक रूप से दिखावा करने में विफल रहा। इस चेहरे पर इतनी बुरी तरह से चोट लगी कि उसने बहुत सारे भाग्य अंक खो दिए। हालांकि उनके चरित्र के संदर्भ में इस अपमान और शर्म को कुछ समय के लिए पचाना मुश्किल होगा। बेशक गू चांगगे को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी नज़र में जियांग यांग सिर्फ एक लीक था जिसे काटा जाना था, या वह जो मोटा और स्वादिष्ट था। गू चांगगे वास्तव में जियांग यांग के मार्ग और आत्मविश्वास को जानता था। वह यहाँ के इलाके का फायदा उठाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। भ्रामक भाग्य के अनुसार वह स्वर्गीय सितारा क्षेत्र के भाग्य और अन्य चीजों का उपयोग करके उसके साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। आखिरकार वह मानव पूर्वज का पुनर्जन्म था। हालांकि उसने केवल कुछ यादों को एकीकृत किया था, लेकिन वह निश्चित रूप से मानव पूर्वज द्वारा व्यवस्थित कुछ बैकहैंड और तरीकों का उपयोग करेगा। इसलिए ऐसा लग रहा था कि जियांग यांग की ताकत केवल दिव्य शक्ति क्षेत्र में थी, जो बहुत कमजोर थी। लेकिन यदि यह ऊपरी क्षेत्र से एक सामान्य शक्ति थी, तो बहुत संभावना थी कि इस समय स्थिति पलट जाएगी। विशेष रूप से जियांग यांग के पास अमरलुन संप्रदाय के पूर्वज के प्रेत को जगाने का साधन था। सर्वोच्च प्राणी प्रेत। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसकी दिव्य शक्ति कितनी शेष है, लेकिन इस तरह की शक्ति के तहत आम लोग वास्तव में उनके विरोधी नहीं थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। गू चांगगे को थोड़ा संदेह था कि अमरलुन संप्रदाय के पूर्वज का मानव पूर्वज से कुछ संबंध था। अन्यथा एक अच्छा दिखने वाला सुप्रीम ताओवाद की विरासत छोड़ने के लिए स्वर्गीय सितारा क्षेत्र जैसे दूरस्थ स्थान पर जाएगा। आखिर वह क्या योजना बना रहा था? ये जानने के अलावा और कुछ नहीं था कि मानव पूर्वज भविष्य में इस दुनिया से जन्म लेंगे, ताओवाद की विरासत छोड़ेंगे और मानव पूर्वज को आगे ले जाएंगे। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद जियांग यांग में उनसे इस तरह बात करने का साहस था। गू चांगगे ने लंबे समय से इसकी आशंका जताई थी, इसलिए इससे निपटने का उनका तरीका अधिक प्रत्यक्ष और सरल था। सभी की नज़रों में जियांग यांग मजबूर होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वास्तव में उसमें ताकत और आत्मविश्वास है।
फिर गु चांगगे ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसके सिर पर पैर रख दिया। क्या ये पर्याप्त नहीं था? आखिरकार इन चीजों को दुनिया की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार, जैसे कि भाग्य आदि को भड़काने में थोड़ा समय लगा। गु चांगगे के शॉट की गति बहुत तेज बताई गई थी, इतनी तेज कि जियांग यांग को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। इसमें स्थान और समय के नियम शामिल थे और इसने तुरंत ही सब कुछ पार कर लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। मुझे कहना होगा, मानव पूर्वज के चेहरे पर थप्पड़ मारने से जो सौभाग्य प्राप्त होता है वह वास्तव में बहुत अधिक है। गु चांगगे के मन में कई विचार कौंधे और उसकी अभिव्यक्ति कुछ अस्पष्ट थी। और इस समय गु चांगगे रुक गया। जियांग यांग भी धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ, लेकिन वह बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसका शरीर खून से सना हुआ था और उसकी हड्डियां बहुत टूटी हुई थीं। उसके सुअ के जिगर के रंग का चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया और क्रोध का कोई निशान नहीं था। सभी की नजरों में ऐसा लग रहा था कि गु चांगगे द्वारा सिखाए जाने के बाद वह शांत हो गया था और पहले जैसा घमंडी नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि गु चांगगे को ये स्पष्ट था कि जब वह उसे देखता था तो जियांग यांग की आंखें अभी भी ठंड से भरी थीं। ठंडक जल्दी ही खत्म हो गई और सुस्त हो गई। आज का मामला लापरवाही भरा था और मुझे ये भी उम्मीद है कि मिस्टर इम्मोर्टल याओयाओ की खातिर मुझे माफ कर देंगे। जियांग यांग ने अपना मुंह खोला, उसकी आवाज बहुत शांत थी और उसने गु चांगगे को सलाम करने की पहल भी की, लेकिन अभी वाला गुस्सा अब नहीं था। फिर सबके चेहरे पर हैरानी देखकर उन्होंने फिर समझाया, मैंने अभी जो उत्तेजक शब्द कहे उसका कारण ईर्ष्या थी। ये पहली बार था जब मैंने याओयाओ को किसी अजनबी आदमी के इतने करीब देखा था, इसलिए ये भाई इतना ईर्ष्यालु था कि वह अयोग्य था। अब मुझे समझ में आया, अमर की हथेली से मुझे शांति मिली। याओयाओ का जीवन अच्छा है, मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे अलावा अन्य लोग भी हैं जो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। याओयाओ अकेली मेरी बहन नहीं है और अब भी उसके पास एक मास्टर है जो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। ऐसा कहकर जियांग यांग ने फिर से याओयाओ की ओर देखा और उस मुस्कान को दिखाया जिससे याओयाओ हमेशा परिचित थी, थोड़ी क्षमा प्रार्थी। मुझे खेद है याओयाओ, ये भाई अभी तुम्हारे प्रति बहुत उदासीन था, क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम्हारे गुरु के बाद तुम इस भाई को नहीं चाहोगे। भैया अब आपसे माफी मांग रहे हैं, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? वह जितना अधिक बोलता गया, उसके चेहरे पर अपराध बोध उतना ही गहरा होता गया, गंभीरता से, यहां तक कि उसकी आंखें भी थोड़ी लाल थीं। क्षमा याचना के इन सच्चे शब्दों ने हॉल में उपस्थित कई प्राचीनों के भाव बदल दिए और वे थोड़े भावुक हो गए। जियांग यांग की उम्र को देखते हुए ये पूरी तरह से समझा जा सकता था कि वह ऐसा कुछ करेगा। ये स्पष्टीकरण भी उचित थे और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। जियांग यांग ने अपने बारे में जो वर्णन किया है उसके अनुसार उसे अपनी बहन के प्रति गहरी आसक्ति थी, क्योंकि अपनी बहन को ऐसे गुरु के साथ देखने के बाद वह अनिच्छुक और अत्यधिक ईर्ष्यालु था। लेकिन अब वह बहुत शांत था। इससे बहुत से लोग जो उसे मूर्ख समझते थे और उसका दिमाग टूटा हुआ था, उसके साहस की प्रशंसा करने लगे और उसने सबके सामने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस किया। जियांग यांग ने बोलना समाप्त करने के बाद वह हॉल में चुपचाप खड़ा रहा और क्षमा याचना भरे भाव से याओयाओ की ओर देखता रहा तथा क्षमा चाहता रहा। यद्यपि गु चांगगे की हथेली ने याओयाओ के चेहरे पर बहुत स्नेह दिखाया, फिर भी उसे जो चोट लगी वह अभी भी भयानक थी। उसके आंतरिक अंग और हड्डियां बहुत कांप रही थीं। यदि इसे मजबूत शरीर का समर्थन न मिला होता तो संभवतः यह एक गहरा घाव छोड़ जाता। और इससे जियांग यांग को यह भी समझ में आ गया कि गु चांगगे उन साधकों से अलग था जिनसे वह पहले मिल चुका था। वह बहुत सभ्य दिखता था, लेकिन उसके तरीके धार्मिक और राक्षसी भी थे। सतह पर ऐसा लग रहा था कि वह याओयाओ की इज्जत बचा रहा था, लेकिन वह गुप्त रूप से चालें चलता था और उसे खत्म करना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा गु चांगगे द्वारा प्रदर्शित ताकत उसे पूरी तरह से चोट पहुंचा सकती थी। अंतरिक्ष को तुरंत पार करने और हमला करने का तरीका बहुत तेज था। इससे पहले कि जियांग यांग यहां सामान्य स्थिति का फायदा उठाना चाहता, उसे दबा दिया गया। ये जियांग यांग की उम्मीदों से बिल्कुल परे था। इससे पहले वह हमेशा सोचता था कि वह गु चांगगे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अमर लुन संप्रदाय के भाग्य और ड्रैगन नसों का उपयोग कर सकता है और गु चांगगे को यह समझा सकता है कि वह सरल नहीं था, इसलिए वह उससे डरता नहीं था। लेकिन इस बार वह गलत निकला। बस यही ख्याल मन में आते ही उसके मुंह पर तमाचा पड़ गया। अन्यथा उसे इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता और सबके सामने उसकी इतनी बदनामी नहीं होती। हालांकि गु चांगगे की बदौलत जंग यान को बहुत सारी बातें याद आ गईं। उसकी बहन की उत्पत्ति संभवतः सरल नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गु चांगगे ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और यह वास्तव में एक साजिश थी। इस समय जियांग यांग ने रास्ता बदलने का फैसला किया और अपनी बहन से शुरुआत की। फिलहाल वह गु चांगगे की उत्पत्ति और उद्देश्य को नहीं जानता था, लेकिन उसने इस घृणा को लिख लिया था और उसे भविष्य में बदला लेने का अवसर मिलेगा। ऐसा लगता है कि उसने चालाकी सीख ली है और मैं पहले उसकी नरमी को स्वीकार करने की योजना बना रही हूं।
गू चांगगे ने हल्के से मुस्कुराया, जियांग यांग की अभिव्यक्ति को थोड़ा सा दिलचस्प रूप से देखा। जियांग यांग, उद्धरण चिन्ह, ये बच्चा सचमुच है। इस समय ये शब्द सुनकर हमेशा नर्म दिल चांदी के बालों वाली दादी मदद नहीं कर सका, लेकिन आह भर गया। जियांग यांग के चरित्र को समझते हुए ये संभावना नहीं थी कि वह अभी ऐसा कुछ करेगा। इस तरह के स्पष्टीकरण से उसे आह भरनी पड़ी, लेकिन निर्णय कैसे लिया जाए ये वह नहीं तय कर सकती थी, बल्कि यह याओ याओ पर निर्भर करता था। एल्डोर भाई, क्या आप ये सच कह रहे हैं? याओ याओ ये शब्द सुनकर दंग रह गई और उसके छोटे से चेहरे पर उलझन उभर आए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियांग यांग अचानक ऐसा कहेगा, और वह ईमानदार नजर नकली नहीं लग रही थी। लेकिन भाई, क्या सचमुच इसी कारण से, उसे खोने के डर से, उसने उसके साथ उदासीनता से व्यवहार किया? यदि कोई सामान्य समय होता तो याओ याओ जब ये सुनती तो उसे बहुत खुशी होती, पर अब याओ याओ भी कुछ देर के लिए उलझन में पड़ गई थी। वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो एक या दो शब्दों से मूर्ख बन जाती, खासकर तब जब जियांग यांग के रवैये में बदलाव बहुत तेजी से हुआ। लेकिन अगर यह कारण नहीं था तो वह अभी गू चांगगे को उकसाने के अपने कृत्य को कैसे समझा सकता था? इसलिए उसने अवचेतन मन से गू चांगगे की ओर देखा, ये जानने के लिए कि उसके गुरु क्या सोचते हैं। इस समय गू चांगगे ने उसकी अभिव्यक्ति को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और कहा, चूंकि तुम्हारा भाई पहले ही इस तरह माफी मांग चुका है तो याओ याओ उसे माफ क्यों न कर दे? छोटी उम्र में कौन गलतियां नहीं करता। मुझे लगता है कि उसके शब्द सच्चे हैं, इसलिए उसे इस तरह समझाना उचित है। आखिरकार वो तुम्हारा भाई है। ऐसा कहते हुए उसने जियांग यांग की ओर कुछ हद तक दिलचस्प भाव से देखा। ऐसा लग रहा था कि जियांग यांग ने इस बार चतुराई सीख ली थी और याओ याओ से शुरुआत करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह बहुत मूर्ख नहीं था और एक बलपूर्वक अपराधी के रूप में कार्य करना जारी रखा। गू चांगगे ये भी जानना चाहते थे कि जियांग यांग आगे क्या करने की योजना बना रहा है। आखिरकार वर्तमान जियांग यांग अब याओ याओ का बड़ा भाई नहीं था। ये सच था कि वह मानव पूर्वज का पुनर्जन्म था, लेकिन अभी तक ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसकी पहचान कर पाते। गू चांगगे अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि जियांग यांग का असली चेहरा कैसे उजागर किया जाए ताकि याओ याओ उससे संबंध तोड़ सके। अब जब उन्होंने ऐसा करने की पहल की तो इससे गू चांगगे को और अधिक अवसर मिले। आखिरकार धोखा जितना गहरा होगा, पर्दाफाश होने पर दरारें और नफरत उतनी ही अधिक होगी। ये वही था जो वह चाहता था। मम्म, याओ याओ मास्टर की बात सुनेगा। गू चांगगे के ऐसा कहने के बाद याओ याओ ने स्वाभाविक रूप से इस समय और कुछ नहीं कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बात बस इतनी थी कि अब वह जियांग यांग को पहले जैसी निकटता से नहीं देखती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी साधारण व्यक्ति को देख रही हो। जियांग यांग की अभिव्यक्ति भी शांत हो गई, लेकिन उसके मुंह के कोने पर अभी भी एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी, मानो उसे अभी भी उस बात का पछतावा हो रहा हो जो अभी अभी घटी थी। उसका इरादा सिर्फ याओ याओ को अपने ऊपर विश्वास दिलाना या उसके प्रति उसके निराशाजनक रवैये को बदलना नहीं था। याओ याओ, ऐसा नहीं है कि यह भाई तुम्हें और मेरी दादी को देखने के लिए वापस नहीं जाना चाहता था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे पास कठिनाइयां थीं, मैं इससे बिल्कुल भी दूर नहीं जा सकता था और केवल अब मैं थोड़ा मुक्त हो सकता हूं। इस समय जियांग यांग ने फिर से बात की और ऐसा वाक्य फेंक दिया। जैसे ही ये शब्द निकले, हॉल में मौजूद कई लोगों के हाव भाव बदल गए, जिनमें पवित्र मास्टर जियानलुन भी शामिल थे, जो पीले पड़ गए और उनके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। वह पहले से ही जानता था कि जियांग यांग क्या कहने वाला था। यह ऐसी बात थी जिसे वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि गू चांगगे और अन्य लोगों को पता चले, क्योंकि यह अमर लुन संप्रदाय के रहस्य से संबंधित था। इसमें यह तथ्य भी शामिल था कि उन्होंने जियांग यांग को गुलाम की तरह व्यवहार किया और उसे उड़ते अमर पर्वत पर फेंक दिया। इस समय जियांग यांग ने कहा कि अगर उन्होंने याओ याओ को नाराज कर दिया तो क्या उनके अमरलुन संप्रदाय को नुकसान नहीं होगा। उनकी नज़र में हालांकि याओ याओ सिर्फ गू चांगगे की शिष्या थी, वह वास्तव में एक छोटी राजकुमारी से अलग नहीं थी। क्या वहां एक कारण है? जब याओ याओ ने ये सुना तो वह भी थोड़ा चौंक गई। जियांग यांग ने इस मामले का उल्लेख करने की पहल की, जिससे उसे लगा कि यह वास्तव में ऐसा ही था। क्या गलत था? क्या मेरा भाई मुझसे और दादी से मिलने नहीं आ सका? ये बात सचमुच उसके दिल में कांटा बन गई थी। लेकिन इस समय याओ याओ के छोटे चेहरे में ज्यादा बदलाव नहीं आया, उसने भी आह भरी। अचानक इस समय ये कहना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मेहनत सच्ची है या नहीं, वो बेकार है। होशियार लोग अपनी होशियारी से ही गलत साबित होते हैं। अपनी आंखों के नीचे असहाय जियांग यांग को देखते हुए गू चांगगे ने वास्तव में अनुमान लगाया कि वह आगे क्या कहने वाला था। वह हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा कहने का क्या फायदा था? याओ याओ की राय उसके मन में गहराई से बैठ गई थी। रास्ते में उसने गू चांगगे से कहा कि जियांग यांग पहले एक सरल, ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। अगर उसे गलत समझा गया तो वह अपना बचाव नहीं करेगा और चुपचाप सहन करेगा।
अब जियांग यांग ने अधीरता से अपनी पहल पर इस कठिनाई को बाहर फेंक दिया। यह उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। आपको अपनी परेशानियों के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, भाई। याओ याओ आप पर भरोसा करता है। इस समय याओ याओ ने अपना सिर हिलाया और जियांग यांग को कुछ भी समझाने नहीं दिया। यद्यपि वह छोटी थी, इस समय उसमें एक अदृश्य महिमा थी, जिसके कारण जियांग यांग को वह सब निगलना पड़ा जो वह कहना चाहता था। वह अनायास ही भौंचक्का रह गया। सच कहें तो इस शरीर से पहले जो चेतना पैदा हुई थी वह एकीकृत नहीं थी और उस पर इसका प्रभाव भी कम नहीं था। अभी की तरह उसे ये भी नहीं पता था कि याओ याओ ने ऐसा क्यों कहा। वह मेरी तकलीफों के बारे में सुनना भी नहीं चाहती थी। हालांकि जियांग यांग के चेहरे पर अभी भी राहत भरी अभिव्यक्ति दिखी और फिर वह पहले जैसी शांति और उदासीनता में लौट आया। याओ याओ और उसकी दादी उत्तरी पर्वतीय गांव से बहुत दूर से आई हैं। वे थक गई होंगी। पहले तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? कल मैं तुम दोनों को लेकर अमरलुन संप्रदाय की सैर पर निकलूंगा। मैंने तुम्हें 1 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें अभी अभी गू चांगगे ने जमीन पर पटक दिया था और खून की उल्टी की थी। मानो वह व्यक्ति वह नहीं था। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेजबान मुख्यतः दूर से आए रिश्तेदारों का ही स्वागत कर रहा था। इस दृश्य ने कई बुजुर्गों को भौंचक्का कर दिया और उनके लिए जियांग यांग के प्रति अपना दृष्टिकोण तय करना आसान नहीं था। आखिरकार जियांग यांग पहला व्यक्ति था जिसने इतने लंबे समय के बाद पूर्वज की छाया को आकर्षित किया। गू चांगगे ने तो जियांग यांग को भी दोष नहीं दिया, तो फिर वे इससे आगे जाने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? जियांग यांग क्या कर रहा है? पवित्र गुरु जियानलुन ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि वे जियांग यांग के उद्देश्य को समझने में असमर्थ थे। मुझे उम्मीद है कि जियांग यांग फिर से बेवकूफी नहीं करेगा। एल्डर झाओ यी की निगाहें थोड़ी चिंतित थीं। गू चांगगे की अभिव्यक्ति भी दिलचस्पीपूर्ण हो गई। दिलचस्प। इसके बाद जियांग यांग को शायद याओ याओ के प्रतिरोध की भावना को कम करने का कोई तरीका खोजना होगा। मानव पूर्वज के पुनर्जन्म के रूप में उसकी दृष्टि खराब नहीं थी और वह देख सकता था कि याओ याओ अलग थी। ये सिर्फ इतना था कि जियांग यांग ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जिस व्यक्ति पर याओ याओ अब सबसे अधिक भरोसा करती है वह नहीं, बल्कि उसका मास्टर गू चांगगे है। यह मेरे लिए एक अवसर है। ये सोचते हुए गू चांगगे ने अपनी आंखें मूंद ली और एक योजना बनाई। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 227-1। किसी के शरीर पर कब्जा करना शब्द अपरिचित नहीं है, ये स्वामी बहुत निश्चित नहीं है। 1 गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C 227-1। किसी के शरीर पर कब्जा करना शब्द अपरिचित नहीं है, यह मास्टर बहुत निश्चित नहीं है। 1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 227-1। किसी के शरीर पर कब्जा करना शब्द अपरिचित नहीं है, ये स्वामी बहुत निश्चित नहीं है। 1 तुम नीच और बेशर्म हो। तुम एक बड़े आदमी हो और तुमने वास्तव में याओ याओ को धोखा दिया है। तुम उसके भाई होने के लायक नहीं हो। लानत है तुझ पर। मेरा शरीर वापस दे। गुफा में वापस लौटने के बाद जियांग यांग के चेहरे से अंततः शांति और उदासीनता खत्म हो गई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और यहाँ तक कि गुस्से का भी आभास हुआ। चुप रहो। तुम कौन होते हो मुझ पर उंगली उठाने वाले? वह अपने सिर में आए आवाज पर चिल्लाया। जियांग यांग को लगा कि इस बार चीजें मुश्किल हो गईं और उसके नियंत्रण से बाहर हो गईं। गू चांगगे, जो अचानक ऊपरी क्षेत्र से यहाँ आया था, उसे खोजने के लिए यहाँ नहीं आया था, और मानव पूर्वज हॉल के साधकों ने उसे अभी तक नहीं पाया था। जियांग यांग को लगा कि यह महज संयोग था, लेकिन उसे लगा कि गू चांगगे के मन में उसके प्रति गहरी दुर्भावना थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह उसका भ्रम था, लेकिन उसे हमेशा महसूस होता था कि गू चांगगे उसके प्रति असहज रूप से दयालु था। लेकिन उसे इसका सही कारण नहीं पता था। वैसे भी छोटी बहन याओ याओ उस अमर के हाथों में नहीं पड़ सकती। मुझे उसका मुझ पर भरोसा चाहिए। जियांग यांग की आंखों में चमक आ गई। पहले भी उसने अपना वादा निभाया था और उस चेतना को निगलना नहीं चाहता था। लेकिन अगर वह उसके साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुआ तो उसके कार्य, शब्द और कर्म याओ याओ की नज़र में बेहद दोषपूर्ण होंगे। ठीक वैसे ही जैसे जब वह आज मुख्य हॉल में था तो याओ याओ ने उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं सुना? वह शायद बहुत उत्सुक रहा होगा। इसके अलावा गू चांगगे जैसे एक अजीब चर के प्रकट होने से उसे सावधान रहना पड़ा। चाहे छोटी मोटी बातें कुछ भी हो, मैं ऐसी स्थिति में कब आया हूं? ये बहुत बड़ी बात है जब सभी दुनिया एक स्थान पर वापस आ जाती है। अपना सिर हिलाते और मुस्कुराते हुए जियांग यांग की अभिव्यक्ति तुरंत शांत हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे नहीं छुओगे? मैं मर नहीं सकता। मैं याओ याओ की रक्षा करना चाहता हूं। चेतना के सागर में एक अनिच्छुक और क्रोधित आवाज गूंजी और फिर धीरे धीरे शांत हो गई।
आज से तुम मैं हो और मैं तुम हूँ। मुझे स्वीकार करना भी तुम्हारे लिए एक महान अवसर है। चिंता मत करो, मैं अपनी बहन और दादी की अच्छी देखभाल करूंगा। दूसरी ओर मैं जियांग यांग भी हूँ। जैसा कि जियांग यांग ने धीरे से कहा, उसकी भौहों के बीच के स्थान पर प्रकाश की किरणें निकलने लगीं, मानो गहन अंधकार में स्वर्णिम प्रकाश की किरणें पड़ रही हों। भनभनाना, एक के बाद एक जटिल और गहन पुनर्जन्म के प्रतीक अचानक प्रकट हुए और उनकी चमक स्वर्ग और दुनिया को प्रतिबिंबित करती हुई प्रतीत हुई, और इस समय यह उसकी आत्मा पर दृढ़ता से अंकित हो गई थी। क्लिक करें। उसी समय एक कर्कश ध्वनि हुई। पुनर्जन्म के रूनों में से एक टूट गया और उनमें से प्रकाश की बहुरंगी किरणें फूट पड़ीं, जो अमर वर्षा की तरह रंग बिरंगी और शानदार थीं। विश्व के प्रथम दाव फल का 1% उधार लेने से मुझ पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जियांग यांग ने खुद से कहा, और उसकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। सबसे महत्वपूर्ण समय से पहले वास्तव में उनका पुनर्जन्म के अंतिम साधन का उपयोग करने का इरादा नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि अगर वह अब इसका इस्तेमाल नहीं करता तो वह गू चांगगे के सामने बहुत कमजोर दिखाई देगा। पारंपरिक खेती के तरीके अब काम नहीं करते, और यह मानव पूर्वज हॉल की सामान्य विधि थी, दावफल उधार लेना। बात बस इतनी सी थी कि उसने एक खास जीवन का फल उधार लिया था। ये शरीर ज्यादा कुछ सहन नहीं कर सका। इस समय जियांग यांग की आभा चुपचाप बदल रही थी। दिव्य शक्ति क्षेत्र से यह महान शक्ति क्षेत्र और पवित्र प्रभु क्षेत्र की ओर बदलने लगी। अत्यंत भयानक गति से आभा भी बढ़ रही थी, और उसने अपनी आंखें भी बंद कर लीं। अमरलुन संप्रदाय की सामान्य प्रवृत्ति को प्रभावित करने के लिए गुप्त विधि का उपयोग करने की योजना बना रहा था। आज जो कुछ हुआ उसे दोबारा न दोहराने के लिए, ताकि वह उसे प्रदर्शित भी न कर सके, उसे जमीन पर पटक दिया गया, जो अत्यंत अपमानजनक था। अल्पविराम अल्पविराम, आज रात शांतिपूर्ण नहीं लग रही है। पूरे अमरलुन संप्रदाय का भाग्य तेजी से बदल रहा है। मानव पूर्वज का पुनर्जन्म वास्तव में मुझसे निपटने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा है। आज मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसे मुझसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर गू चांगगे के मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह अमरलुन संप्रदाय के एक महल के ऊपर खड़ा होकर सभी दृश्यों को देख रहा था। उसकी आंखों में काला और सफेद प्रकाश दिखाई दिया, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कई नियम और ऋणों का प्रवाह सब उसकी आंखों में दिखाई दिया। वह अमरलुन संप्रदाय की वर्तमान स्थलाकृति को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जो सभी दिशाओं से एकत्रित हो रही थी, जैसे कि जीवन था। सैकड़ों नदियां समुद्र में लौट रही थीं और कहीं एकत्र हो रही थीं, और वह स्थान स्पष्टतः वही था जहां जियांग यांग आमतौर पर खेती करता था। ये निश्चित रूप से किसी प्रकार की रणनीति थी जिसका उपयोग वह महत्वपूर्ण क्षण में गू चांगगे पर हमला करने के लिए करना चाहता था। ये केवल अफसोस की बात थी कि गू चांगगे ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, और यहां तक कि इसे एक चाल के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा भी कर लिया था। ये सब जियांग यांग के बारे में है। गू चांगगे ने अपनी नजर हटा ली और नीचे घात लगाए घुटनों के बल खड़े हरे चेहरे वाले नुकीले दांतों वाले प्राणी पर हल्की सी नजर डाली। सुपीरियर अमर को ये सब बताते हुए मैं कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जमीन पर घुटने टेकने वाला प्राणी कोई और नहीं बल्कि ग्रीन घोस्ट था, जिसने उस दिन जियांग यांग को उत्तरी पर्वतीय गांव से बाहर निकाला था। गू चांगगे को याओयाओ के मुंह से थोड़ा पूछने के बाद उसके बारे में पता चला। जियांग यांग के बारे में कुछ बातें ऐसी थीं जो उसने उसके मुंह से सीखी होंगी। गू चांगगे द्वारा नष्ट कर दिए जाने के भय से ग्रीन घोस्ट ने स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था, जिसमें अमरलुन संप्रदाय द्वारा गुप्त रूप से अमरता का मार्ग बनाने की बात भी शामिल थी। और फिर उसने अपना हाथ हिलाया और हरे भूत को जाने दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गू चांगगे की अभिव्यक्ति कुछ उलझन में पड़ गई और वह गहरी सोच में पड़ गया। पहले उन्होंने सोचा था कि यद्यपि मानव पूर्वज के पुनर्जन्म शरीर का दिखावा करना पसंद है, कम से कम यह एक वीर भूमिका होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह जरूरी नहीं कि सच हो। इस प्रकार के पुनर्जन्म का अर्थ था, यह एक कबूतर की तरह लग रहा था। वह जबरदस्ती आत्माओं को अपने भौतिक शरीर में जोड़ रहा था। जब दूसरी दिव्य आत्मा जागृत होगी तब वह इस भौतिक शरीर में प्रवेश करेगी। पुनर्जन्म उद्देश्यपूर्ण होता है, इसलिए उसके बाद होने वाली हर चीज वास्तव में व्यवस्थित होती है। अमर मार्ग का अनुसरण, आकाश तक पहुंचने का कार्य, उजाड़ पवित्र शरीर, साधना करने में असमर्थता। ओह, ऐसा लगता है कि मेरे अलावा स्वर्गीय सितारा क्षेत्र में, यहाँ तक कि मानव पूर्वज का पुनर्जन्म शरीर भी शायद एक विसंगति है, और उसके पुनर्जन्म के साधन खुले और ईमानदार नहीं लगते हैं। गू चांगगे अपनी हंसी रोक नहीं सके। सामान्य सेटअप के अनुसार जियांग यांग को अमर सड़क का निर्माण करते समय थकावट के कारण मर जाना चाहिए था, जिसके बाद याओयाओ का शीर्ष तक मजबूत उत्थान होना चाहिए था। यद्यपि वह साधना करने में असमर्थ थी, फिर भी वह एक निश्चित सर्वोच्च अस्तित्व का तावफल थी, जब तक कि वह अपने भाई का बदला लेने के लिए थोड़ी सी शक्ति का उपयोग कर सकती थी। जब समय आएगा तो वह अमरलुन संप्रदाय को हथेली से उखाड़ फेंकेगी।
अमर किंवदंती के साथ छोड़े गए स्वर्गीय सितारा क्षेत्र में ये निर्दयी लोगों की एक पीढ़ी बन जाएगी। ये सामान्य तरीका था। स्वर्गीय सितारा क्षेत्र की असली भाग्य पुत्री वास्तव में याओयाओ थी। लेकिन अब जियांग यांग अचानक मानव पूर्वज या याओयाओ के बड़े भाई का पुनर्जन्म बन गया, जिसने अमरता के मार्ग की उसकी साधना के अंत को उलट दिया। इस प्रकार सारा भाग्य मानव पूर्वज पर आ गया। यहाँ तक कि याओयाओ का भी उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। यह अच्छी गणना है। मानव पूर्वज की योजना को समझकर गु चांगगे मुस्कुराए बिना न रह सके। उनके विचार में अब जबकि मानव पूर्वज उनके सामने सफल होना चाहता था, ये रात के दौरान दिन का सपना देखना था। जब समय आएगा तो न केवल मानव पूर्वज को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि वह यहाँ तक पैदल चलकर आएगा। अब जियांग यांग मुझसे सावधान है, लेकिन याओयाओ से सावधान नहीं होना चाहिए। दोनों के शरीर में स्वर्गीय तारा क्षेत्र का भाग्य है। भले ही मानव पूर्वज ने स्वर्गीय तारा क्षेत्र का भाग्य उधार लिया हो, प्रभाव बहुत कम होगा। इस तरह यह मुझे कुछ प्रयास बचाएगा। सुबह होते होते गु चांगगे ने सोचा और एक कदम बढ़ाया। उसके सामने का शून्य धुंधला हो गया, एक के बाद एक लहरें फैल गईं, और इसके साथ ही वह आंतरिक दुनिया के भीतर पहुंच गया। मानव पूर्वज के बारे में काफी जानकारी होने के बावजूद भी उसे जियांग चुचू से पूछना पड़ा। इस समय जियांग चुचू, जो ध्यान में एक पुराने साधक की तरह आंतरिक दुनिया में एक चट्टान पर बैठी थी, ने गु चांगगे के आगमन को महसूस किया और अचानक अपनी आंखें खोल दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 227-2। किसी के शरीर पर कब्जा करना शब्द अपरिचित नहीं है, ये स्वामी बहुत निश्चित नहीं है। 2 गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। -2 किसी के शरीर पर कब्जा करना शब्द अपरिचित नहीं है, यह मास्टर बहुत निश्चित नहीं है। 2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 227-2 किसी के शरीर पर कब्जा करना शब्द अपरिचित नहीं है, ये स्वामी बहुत निश्चित नहीं है। 2 उसकी आंखों की रोशनी अतुलनीय रूप से शांत थी, बिना किसी लहर के। ऐसा लगता है कि आप वर्तमान माहौल से काफी संतुष्ट हैं। गु चांगगे ने उसकी ओर देखा और एक सहज मुस्कान के साथ कहा, फिर एक विचार के साथ उसके पीछे एक पत्थर की कुर्सी दिखाई दी। हवा से चीजें बनाने के इस तरीके ने जियांग चुचू को थोड़ा अचंभित कर दिया, लेकिन उसने सोचा कि यह गु चांगगे का स्थानिक दिव्य हथियार था। उसके लिए ऐसी रणनीति अपनाना असंभव नहीं था। तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? जियांग चुचू ने उदासीनता से पूछा। मानव पूर्वज हॉल की पवित्र युवती के रूप में वह कुछ समय से इस स्थान पर फंसी हुई थी, और साधना के अलावा उसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। इससे उसे ये भी लगा कि गु चांगगे उसे भूल गया है। शायद इस जन्म में वह यही बुढ़ापे से मर जाए। आज गु चांगगे के अचानक आगमन से वह भी थोड़ा हैरान हुई। गु चांगगे बैठ गए, उसे ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराए और कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं। अगर जवाब मुझे संतुष्ट करते हैं तो मैं तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकता हूं। जियांग चुचू ने उसकी ओर देखा और उसकी क्रिस्टल आंखों में अविश्वास की एक झलक दिखाई दी। तुम क्या पूछना चाहते हो? अगर यह मानव पूर्वजों की जानकारी के बारे में है तो इसे भूल जाओ, मुझे नहीं पता, और अगर मुझे पता भी हो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। उसने उदासीनता से कहा। तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? औरत, अच्छी और आज्ञाकारी बनो और अपनी आजादी वापस पाओ। क्या तुम सचमुच यही बुढ़ापे में मरना चाहती हो? गु चांगगे ने हल्की हंसी हंसी और उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली। वह हमेशा शराब पीते समय उसके इस तरह के रवैये की खिल्ली उड़ाती थी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। ताबूत को देखने तक आंसू न बहाए, उसे डर पता था, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। गु चांगगे, तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? इस रणनीति के अलावा क्या आप कुछ और जानते हैं? गु चांगगे की हरकतें देखकर जियांग चुचू के हाव भाव बदल गए। इस समय उसकी अच्छी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन गु चांगगे ने उसे उदासीनता से देखा। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं हर दिन आऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम इतने लंबे समय तक टिक पाओगी। ये शब्द सुनकर जियांग चुचू तुरंत क्रोध से सफेद हो गया। वह उसे टुकड़ों में काटने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। अंत में उसने समझौता कर लिया और वही परिणाम कहा जो गु चांगगे चाहते थे। मानव पूर्वज हॉल की दाव फलों को उधार लेने की विधि वास्तव में मानव पूर्वज की पुनर्जन्म मोहर से उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, मानव पूर्वज के पुनर्जन्म शरीर का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता वास्तव में उसकी पुनर्जन्म मोहर है। गु चांगगे ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। ये बात उनके अनुमान से मिलती जुलती थी। पुनर्जन्म मोहर का शोधन अतुलनीय रूप से कठिन है, लेकिन प्रत्येक में मानव पूर्वज की प्रत्येक पीढ़ी का सबसे मजबूत दावफल शामिल है। तो मानव पूर्वज से निपटने में सक्षम होने के बारे में सोचना भी मत, बस हार मान लो। गु चांगगे, जियांग चुचू ने उदासीनता से कहा। क्या पुनर्जन्म मोहर में कोई कमजोरी नहीं है? गु चांगगे ने उसकी ओर देखा।
जियांग चुचू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही देख सकता हूं कि पुनर्जन्म मुहर में दाव फल को फ्यूज करना बेहद मुश्किल है और इसके लिए बहुत मजबूत शरीर की आवश्यकता है। क्या सभी लोगों के मानव पूर्वज की एक लोक में लौटने की यही योजना है? गू चांगगे अपनी हंसी रोक नहीं सके। जियांग चूचू का चेहरा सफेद पड़ गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि गू चांगगे ये देख लेगा। उसके विचार डगमगा रहे थे। गू चांगगे इतना आश्वस्त और निश्चित था, क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में मानव पूर्वज की हत्या करने और फिर उसे बदलने की योजना बना रहा था? उसकी पीठ से एक भयानक ठंडक उठने लगी। फिर गू चांगगे ने आंतरिक दुनिया को छोड़ दिया और याओ याओ को खोजने चले गए। छोटी लड़की रात को आराम नहीं कर पाई थी और अपनी दादी से आज मुख्य हॉल में जो कुछ हुआ उसके बारे में बात कर रही थी। अंततः जियांग यांग उन दोनों का रिश्तेदार था। उससे रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं था। मालिक, याओ याओ जब गू चांगगे को आते देखा तो वह अचंभित रह गई और जल्दी से अच्छे तरीके से चिल्लाई। गू चांगगे ने सौम्य भाव से सिर हिलाया। चांदी के बालों वाली दादी भी समझदार थी और वह अकेले ही वहां से जाने का इरादा रखती थी, क्योंकि उसे पता था कि गू चांगगे के पास याओ याओ से कहने के लिए कुछ होगा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब गू चांगगे ने उसे वापस बुला लिया। इस मामले को भी आप सबको मिलकर सुनना चाहिए, गू चांगगे ने उदासीनता से कहा। हाँ श्रीमान अमर, चांदी के बालों वाली दादी थोड़ा हैरान हुई, फिर जल्दी से सम्मानपूर्वक कहा। याओ याओ भी थोड़ा उत्सुक था, आधी रात को मास्टर उनसे क्या कहेंगे। इसके बाद गू चांगगे ने अपना मुंह खोला और दोनों को बताया कि जियांग यांग ने इन वर्षों में अमरलुन संप्रदाय में क्या क्या सामना किया था। भले ही वह अभी यह न कहे, लेकिन जियांग यांग को शायद याओ याओ को अपनी कठिनाइयों के बारे में बताने के लिए समय मिल जाएगा। तो फिर क्यों न उसे यह बात कहने में मदद की जाए। इसके बजाय इसका प्रभाव बेहतर होगा। ये सुनकर याओ याओ मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके लिए इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। भाई को वास्तव में गुलाम बना दिया गया था। यह अमरलुन संप्रदाय भी वास्तव में बहुत ज्यादा है। याओ याओ के छोटे से चेहरे पर क्रोध की झलक दिखी, लेकिन जल्द ही गू चांगगे की भौहें चढ़ी हुई नजर आईं। युवा युवती ने भी अपनी गलती महसूस करते हुए धीमी आवाज में पूछा, मास्टर आपने ये जानकारी याओ याओ को दी, मुझे नहीं लगता कि यह केवल इसलिए है क्योंकि आप ये कहना चाहते थे, है ना? गू चांगगे ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मास्टर मूल रूप से तुम्हें ये बताना नहीं चाहते थे, उन्हें डर था कि शायद तुम स्वीकार न कर सको। ये सुनकर चांदी के बालों वाली दादी, जो एक किसान थी, को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। शुरुआती दिनों में एक छोटी लड़की का तो कहना ही क्या, उसका अपना चेहरा भी बहुत पीला पड़ गया था। अचानक कुछ अशुभ बात सामने आई और फिर सभी गुलाम मर गए। लेकिन केवल जियांग यांग ही जीवित बचे। उनकी साधना तेजी से आगे बढ़ी और अमरलुन संप्रदाय में उनका दर्जा बढ़ गया। क्या ये केवल इसलिए था क्योंकि वह बहुत भाग्यशाली था? चांदी के बालों वाली दादी ने अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि यह उसका अपना पोता था, फिर भी उसे असहजता का एहसास हुआ। यह बहुत अजीब था। इस मामले में काफी संदेह है, जियांग यांग अपने शरीर पर भरोसा करके कैसे जीवित रहा। लेकिन उस समय उसके पास कोई साधना नहीं थी। चांदी के बालों वाली दादी ने इसके बारे में सोचा और गंभीरता से कहा। वह उस समय कम से कम एक संप्रदाय की उत्कृष्ट शिष्या थी, फिर भी वह इन अशुभ बातों को कुछ हद तक समझ सकती थी। इन शब्दों पर गू चांगगे ने भी सिर हिलाया और उसकी अभिव्यक्ति में गहरे अर्थ की झलक दिखी। कुछ अशुभ खोदना वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक बात है। मेरे ज्ञान के अनुसार अशुभ आभा से दूषित पवित्र क्षेत्र के साधकों को भी हिंसक मृत्यु का खतरा था। जियांग यांग, एक नश्वर जो उस समय साधना करने में भी सक्षम नहीं था, वह अशुभ आभा से कैसे बच गया? यह मामला वास्तव में काफी संदिग्ध है। क्या मतलब है तुम्हारा? उस दिन अशुभ आभा हिंसक हो गई। जियांग यांग, अब वह अपने आप में नहीं है। ये शब्द सुनकर चांदी के बालों वाली दादी का चेहरा सफेद हो गया। वास्तव में गू चांगगे के कुछ और कहे बिना ही वह पहले ही इसका अनुमान लगा चुकी थी। स्वर्गीय तारा क्षेत्र में किसी के शरीर पर कब्जा करना शब्द बहुत अपरिचित नहीं था। जहां तक अमरलुन संप्रदाय की प्रतिक्रिया का सवाल है, तो इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति अब जियांग यांग के शरीर में था, उसका उनसे बहुत गहरा संबंध था। ये सोचकर चांदी के बालों वाली दादी दुख और क्रोध, लाचारी, कड़वाहट, उदासी और अन्य भावनाओं से भर गईं। गुरुजी, आपका मतलब है कि वास्तव में मेरा भाई गायब हो गया है, अब कोई दूसरा व्यक्ति उसके शरीर पर कब्जा कर रहा है। छोटी याओ याओ की अभिव्यक्ति चांदी के बालों वाली दादी की तुलना में बहुत शांत दिख रही थी। हालांकि वह इस समय थोड़ी पीली और रक्तहीन भी थी। उसने अपने होठों को भींचते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ये खबर सचमुच बहुत अचानक आई, बिना किसी पूर्वधारणा के। वह वास्तव में ये स्वीकार करना चाहती है कि जियांग यांग बदल गया है, बजाय इसके कि वह ये स्वीकार करे कि भाई जियांग यांग वास्तव में गायब हो गया है। और आज जो उसके शरीर पर कब्जा कर रहा था वह एक अजनबी था जिसे पता नहीं था कि वह कौन है।
जहां तक उसके स्वामी गु चांगगे की बात है, याओ याओ अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी। और यहां तक कि उसकी दादी ने भी ऐसा कहा था। इस मामले में क्या सचमुच कोई अन्य संभावना थी? विशेषकर आज हॉल में जियांग यान के शब्द और कार्य और यहां तक कि उसके बोलने का तरीका भी उस भाई से पूरी तरह से अलग था जिसे वह पहले जानती थी। वास्तव में मैं बहुत निश्चित नहीं हूं, इस मामले पर अभी भी फिर से चर्चा करने की आवश्यकता है। किसी भी मामले में इन कुछ दिनों में जब आप और आपके भाई संपर्क करेंगे तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। चिंता मत करो गुरुजी, अगर उसे सचमुच कोई समस्या है तो उसके लिए आपको चोट पहुंचाना असंभव है। मुझे भी उम्मीद है कि आपके गुरुजी बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे। गु चांगगे ने आह भरी, उसके सिर पर हाथ फेरा और असहाय भाव से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 228-1 यू मिनकोन की जार में कछुए को पकड़ने की योजना। आपको अपने मास्टर पर ध्यान देना होगा। एक गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C 228-1 यू मिनकोन ने जार में कछुए को पकड़ने की योजना बनाई। आपको अपने मास्टर पर ध्यान देना होगा। एक एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 228-1 यू मिनकोन की जार में कछुए को पकड़ने की योजना। आपको अपने मास्टर पर ध्यान देना होगा। एक हालांकि गु चांगगे को हमेशा ये लगता था कि विभिन्न मानव पूर्वजों के पुनर्जन्म और अन्य लोगों के शरीर पर कब्जा करने वाले तथाकथित छीनने वालों के बीच कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब सब कुछ कहा और किया गया तो निश्चित रूप से एक बड़ा अंतर था। मानव पूर्वज की तरह एक पुरानी तली हुई आटे की छड़ी का इतनी बार पुनर्जन्म हुआ था। बाहरी दुनिया से दोहरी आत्मा सहजीवन की ओर ले जाने वाली स्थिति के निर्माण को छिपाने में उसकी मदद करने का कोई साधन कैसे नहीं हो सकता था। यदि सबसे शक्तिशाली साधक भी जांच करने के लिए वहां मौजूद हो तो छीना झपटी के निशान ढूंढने के बारे में सोचना भी मत। अधिक से अधिक वे केवल इतना ही समझाएंगे कि उसके पिछले जन्म की यादें जागृत हो गई थीं। गु चांगगे द्वारा याओ याओ को यह बताना कि जियांग यान को इतने धार्मिक तरीके से ले जाया गया था, एक मनगढ़ंत आरोप से अलग नहीं था। क्योंकि अब उसके पास कोई शक्तिशाली साधन नहीं था, वह सीधे तौर पर यह साबित नहीं कर सकता था कि जियांग यांग वह नहीं है जो वह हुआ करता था। लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार याओ याओ को उस पर बहुत भरोसा था। वह चाहता था कि याओ याओ जियांग यांग पर संदेह करे और उसे सतर्कता को जन्म देने दे। यदि जियांग यांग इतना मूर्ख था कि उसने याओ याओ पर सीधा हमला कर दिया तो ये बिल्कुल वही होगा जो गु चांगगे चाहते थे। दोनों तरफ झुके हुए स्वर्गीय तारा क्षेत्र का भाग्य आपस में टकराएगा और वह मछुआरा होने का लाभ उठा सकता है और महत्वपूर्ण क्षण में मानव पूर्वज की भरपाई कर सकता है। क्या यह अद्भुत नहीं था? मानव पूर्वजों की वर्तमान पद्धतियों के अनुसार यह संभव है कि वह जियांग यांग की मूल चेतना को बनाए रखेगा और सहज रूप से हावी हो जाएगा। तथाकथित ईमानदारी केवल एक छवि है जिसे उसने सतह पर बनाए रखा है। आखिरकार धर्मी लोगों में से कौन पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र युवतियों को चुनेगा? दूसरे शब्दों में याओ याओ से पहले बड़े भाई को गायब हो जाना चाहिए था, इसलिए उसे मानव पूर्वज से नफरत करनी चाहिए। एक मास्टर के रूप में मैं उसकी मदद करूंगा, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गु चांगगे के मन में कई विचार कौन थे। उसके चेहरे पर अभी भी गर्मजोशी का भाव था, असामान्यता का कोई संकेत नहीं था। जहां तक याओ याओ के अपराध बोध का फायदा उठाने की बात है तो उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मानव पूर्वज द्वारा इस्तेमाल किए जाने के बजाय वह अपने भाई के हत्यारे का बदला लेने में अपने गुरु की मदद को अस्वीकार नहीं करेगी। याओ याओ, इस जेड पेंडेंट का अच्छे से ख्याल रखना। इसमें तुम्हारे गुरु के दाव धर्म शरीर का एक धागा है। जब तुम खतरे में हो तो इसे कुचल दो और तुम्हारे गुरु इसे महसूस कर सकेंगे। गु चांगगे ने कुछ देर तक सोचा, फिर बोलना जारी रखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसी समय उसके हाथ की हथेली में एक क्रिस्टल स्पष्ट जेड लटकन दिखाई दिया और कई रंग टिमटिमाए जो सरल और रहस्यमय था। उसमें एक अद्भुत आभा थी और उसका एक छोटा सा कण भी आकाश को हिला देने में सक्षम प्रतीत होता था। धन्यवाद गुरुजी। याओ याओ ने आज्ञाकारी ढंग से इसे स्वीकार कर लिया। गु चांगगे हल्का सा मुस्कुराए। वह जानता था कि याओ याओ को कोई खतरा नहीं है। किसी महत्वपूर्ण क्षण में यदि दावफल की शक्ति विस्फोटित हो जाए तो उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन याओ याओ को खुद यह नहीं पता था। उसकी राय में गु चांगगे ने उसे यह जेड पेंडेंट इसलिए दिया था क्योंकि वह चिंतित था कि जियांग यांग उसके दूर रहने पर उसे चोट पहुंचाएगा। इससे उसका हृदय द्रवित हो गया। बेशक गु चांगगे का एक और उद्देश्य था। इस जेड पेंडेंट में तथाकथित दाव धर्म शरीर नहीं था, बल्कि उसका असंख्य राक्षसी शरीर था। असंख्य राक्षसी शरीर दिव्य भावना के समान था जो उसकी दिव्य आत्मा के एक धागे के बराबर था। इसके साथ वह हमेशा याओ याओ की गतिविधियों को जान सकता था। वह जानता था कि जियांग यांग निश्चित रूप से अगली बार याओ याओ की तलाश करेगा
और उसे खेलने के लिए ले जाने की आड़ में वह वास्तव में याओयाओ का विश्वास हासिल करने की कोशिश करेगा। उस समय यदि यह मास्टर हस्तक्षेप करता तो जियांग यांग को अनिवार्य रूप से संदेह होता। हालांकि जियांग यांग उससे निपटना चाहता था, लेकिन वह ये भी समझता था कि अभी समय नहीं आया है। गु चांगगे का इरादा सांप को डराना नहीं था, इसलिए उसने याओयाओ के जरिए जियांग यांग की सारी हरकतों को नियंत्रित करने की योजना बनाई। अगर जियांग यांग को कोई संदेह भी था तो गु चांगगे के उद्देश्य का अनुमान लगाना असंभव होगा। दाव धर्म शरीर। चांदी के बालों वाली दादी ने ईर्ष्या से देखा, वह इस जेड पेंडेंट की भयावहता और असाधारणता को महसूस कर सकती थी। यह अनुमान लगाया गया था कि अपनी सुरक्षा के लिए इस जेड पेंडेंट के साथ एक पवित्र क्षेत्र साधक भी याओयाओ को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। उसका स्वामी सचमुच शक्तिशाली था। क्या ऐसी कोई और बात थी जो वह सामने नहीं ला सका? लेकिन जल्द ही जियांग यांग के वर्तमान परिवर्तनों के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर उदासी, असहायता, उलझन और अन्य भावनाएं प्रकट हुई। आखिरकार याओयाओ के गुरु ने भी कहा कि उन्हें यकीन नहीं है और इस पर फिर से चर्चा करने की जरूरत है। तो अब जियांग यांग कौन था? क्या वह वास्तव में प्रेतग्रस्त था? ठीक उसी समय जब याओयाओ और दादी यिनहुआ को जियांग यांग पर शक हुआ, गु चांगगे ने भी सिस्टम प्रॉम्प्ट ध्वनि सुनी। जियांग यांग के भाग्य अंक में फिर से बहुत कमी आई। वह अपनी आंखों से देख सकता था कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कोई भ्रामक भाग्य तेजी से लुप्त हो रहा था। इस प्रवृत्ति के अनुसार जब स्वर्गीय तारा क्षेत्र में जियांग यांग के भाग्य बिंदु एक निश्चित सीमा तक कम हो गए तो वह लूटपाट पर विचार करना शुरू कर सकता था, जिसमें सफलता की अपेक्षाकृत अधिक संभावना थी। जब सन ऑफ लक के लक पॉइंट स्पष्ट ड्रॉप नियम को ट्रिगर करते हैं तो किस प्रकार का खजाना गिराया जाएगा? क्या ये पुनर्जन्म की मुहर या दाव फल जैसा कुछ हो सकता है? इस समय गु चांगगे अंतिम इनाम के बारे में सोच रहे थे। वह मानव पूर्वज के पुनर्जन्म को खाकर मर जाएगा। जियांग चुचू के मुंह से उसे पहले ही पता चल गया था कि मानव पूर्वज की पुनर्जन्म मुहर सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। जियांग यांग ने हाल ही में एक विस्फोटक सफलता हासिल की थी और अपने शरीर के साथ अगर वह बच गया तो वह जल्द ही सच्चे ईश्वर के दायरे में प्रवेश कर जाएगा। ये गु चांगगे की असली ताकत से कितनी दूर था। भले ही मानव पूर्वज ने पुनर्जन्म लिया हो और उनके पास दुनिया की सामान्य प्रवृत्ति को उधार लेने का साधन हो, तो भी गु चांगगे को इसकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। अधिक से अधिक उसे अमर लुन संप्रदाय के पूर्वज पर ध्यान देना होगा, अर्थात अमर लुन सुप्रीम द्वारा छोड़े गए साधनों पर। सर्वोच्च प्रेत या कोई सर्वोच्च हथियार। यदि 8 उजाड़ जादुई परशु पुनर्जीवित हो जाए तो यह अमर लुन के पूर्वज के हथियारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना चाहिए। गु चांगगे ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सर्वोच्च प्रेत के बारे में क्या? यह मत भूलिए कि स्वर्गीय पुनर्जन्म के भगवान द्वारा छोड़ा गया प्रेत जो मूल पुनर्जन्म से संबंधित था, उसे भी गु चांगगे ने अपने खजाने की बोतल के साथ निगल लिया था। पुनर्जन्म के स्वर्गीय भगवान के सामने सर्वोच्च प्राणी बहुत पीछे था। केवल अर्ध सर्वोच्च क्षेत्र द्वारा 9 स्वर्गों का चक्र पूरा करने के बाद ही उन्हें सर्वोच्च क्षेत्र को भेदने का अवसर मिल सकता था। और जब कोई सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंच जाता तो उसे ताओवादी सम्राट बनने का अवसर मिलता। तथाकथित ताओवादी सम्राट उन प्राणियों के नाम थे जिन्होंने प्राचीन काल में ताओ को सिद्ध किया था, और उनमें से कुछ तो आत्मज्ञान के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके थे और अमर होने के करीब थे। राक्षसी हृदय के साथ पैदा होने के अलावा गु चांगगे के साथ वास्तव में खजाने की बोतल भी थी। वह खजाने की बोतल अमर भक्षण राक्षसी कला से आधारित एक प्रेत नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक अस्तित्व था जो उसके आध्यात्मिक सागर के सबसे गहरे हिस्से में कहीं तैर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब तक उन्होंने अभ्यास करना शुरू नहीं किया तब तक ये बात धीरे धीरे सामने नहीं आई। उसके अलावा किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। 20 से अधिक वर्षों तक गु चांगगे ने इसका केवल एक बार ही उपयोग किया था। वह खजाने की बोतल भी गु चांगगे के सबसे शक्तिशाली कार्डों में से एक थी। और अगले कुछ दिनों में गु चांगगे ने याओयाओ और अन्य लोगों को अस्थायी रूप से अमर लुन संप्रदाय में रहने के लिए ले लिया। अमर लुन संप्रदाय में उनके आगमन की खबर भी अमर लुन संप्रदाय से तेजी से फैल गई। आखिरकार उस दिन कई साधकों ने गु चांगगे को अमर लुन संप्रदाय के पर्वतीय द्वार में प्रवेश करते देखा था। कुछ समय के लिए स्वर्गीय क्षेत्र के सभी भागों में खबर फैल गई, जिससे हलचल मच गई और कई साधकों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी, जो बहुत हैरान थे। कई ताकतों और पवित्र पर्वतों ने लोगों को मिलने के लिए भेजा, लेकिन उन सभी को बंद दरवाजों के पीछे से स्वागत किया गया। तब कई लोगों को पता चला कि अमर लुन संप्रदाय और गु चांगगे के बीच संबंध बहुत सामंजस्यपूर्ण नहीं थे। गु चांगगे अस्थायी रूप से अमर लुन संप्रदाय में रह रहे थे। वे केवल सावधानी से आज्ञा का पालन कर सकते थे, जरा सा भी असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसके बजाय उन्हें उसके साथ भय और चापलूसी से पेश आना था। इस रूप और रवैये ने कई ताकतों को चौंका दिया और फिर वे चुपके से हंसने लगे। अमर लुन संप्रदाय की आमतौर पर मजबूत और दबंग आदत के लिए अभी भी ऐसा दिन था। अल्पविराम। दूसरी ओर यू मिन कोन को भी अमर लुन संप्रदाय के बारे में खबर मिली।
उसके तरीके बहुत ही गुप्त थे, लेकिन वह गुप्त रूप से बहुत सी स्थानीय शक्तिशाली ताकतों को भी नियंत्रित करती थी, और स्वर्गीय क्षेत्र में कई बड़े प्राचीन कबीले थे जो अब उसके नियंत्रण में थे। स्वर्गीय क्षेत्र में जो कुछ हुआ था उसे उसके कानों से छिपाना कठिन था। अमर लुन संप्रदाय का मामला कोई अपवाद नहीं था। इस समय वह ठंडी और गंभीर लग रही थी, नीचे घुटनों के बल बैठे लोगों के समूह को देखकर भौहें सिकोड़ रही थी, और एक भयानक दबाव था। जियांग यांग, यू मिनकोंग ने ये नाम अपने आप में बुदबुदाया, और उसकी आंखों में एक चौंकाने वाली हत्या की आभा और ठंडी मंशा फैल गई। इतने लंबे समय तक छुपने के बाद अंततः तुमने स्वयं को प्रकट कर दिया। ये नाम अभी भी कुछ ऐसा था जिसे उसने अपने एक आदमी के मुंह से ही सीखा था। अमर लून संप्रदाय का एक शिष्य जो अभिशाप से मुक्ति दिलाने वाले उजाड़ पवित्र शरीर को धारण किए हुए था, प्रसिद्धि की ओर बढ़ने लगा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इससे पहले कोई खबर नहीं थी, इसलिए यह उजाड़ पवित्र शरीर की तरह एक बेकार शरीर था। क्या यही कारण है कि इतने सालों से कोई खबर नहीं है? वास्तव में यह कोई बहुत अधिक काम नहीं है। यू मिनकोन की अभिव्यक्ति अधिक ठंडी लग रही थी, और उसकी हत्या की मंशा आश्चर्यजनक थी। उसका मूल इरादा स्वर्गीय तालाब में उस निर्वाण हरे कमल के उभरने का इंतजार करना और उसे पहले से ही चुन लेना था। इससे मानव पूर्वज का सभी दुनियाओं से एक दुनिया में लौटने का इरादा व्यर्थ हो जाता। लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 228-2। यू मिनकोन की जार में कछुए को पकड़ने की योजना। आपको अपने मास्टर पर ध्यान देना होगा। 2 गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मैं भाग्यवान खलनायक हूं। -2 यू मिनकोन की जार में कछुए को पकड़ने की योजना। आपको अपने मास्टर पर ध्यान देना होगा। 2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 228-2। यू मिनकोन की जार में कछुए को पकड़ने की योजना। आपको अपने मास्टर पर ध्यान देना होगा। 2 चूंकि मानव पूर्वज का पुनर्जन्म पहले ही हो चुका था, इसलिए अब उसे निश्चित रूप से उसे समाप्त करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सफलता की संभावना चाहे जो भी हो, उससे पहले प्रयास करना ही था। मैं अभी यह नहीं जानता कि मानव शरीर के पुनर्जन्म ने इस समय उसके पिछले जन्म की स्मृति को जागृत किया है या नहीं। अगर यह जागृत नहीं हुआ है तो यह बहुत आसान होगा, लेकिन अगर यह जाग गया तो यह थोड़ा अधिक परेशानी भरा होगा। लेकिन मानव पूर्वज का पुनर्जन्म शरीर यह नहीं जानता कि मैं उस पर हमला करने जा रहा हूं। अगर वह मुझे बाकी दाव बलों की तरह ले जाता है जो उसे खोजने के लिए नीचे आए हैं। घूंघट के नीचे यू मिनकोन के आश्चर्यजनक अमर चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान बह निकली। उसकी योजना वास्तव में सरल थी। मानव पूर्वज के पुनर्जन्म वाले शरीर को मारने के लिए उसे निश्चित रूप से इसे पहले से ही तैयार करना पड़ा होगा। जियांग यांग की कई चालों के कारण उससे निपटना पिछली बार के प्राचीन स्वर्गीय पुनर्जन्म के उत्तराधिकारी येलिंग से निपटने से कहीं अधिक कठिन था। उसकी जरा सी गलती निश्चित रूप से उसे भागने का मौका दे सकती थी, या यहां तक कि उसे गंभीर रूप से घायल करके मौत भी दिला सकती थी। यू मिनकोन भी कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसे पहले एक विस्तृत योजना और व्यवस्था बनानी पड़ी। यदि मेरी स्मरण शक्ति सही है तो इस अमर लुन संप्रदाय के पूर्वज वास्तव में मानव पूर्वज से बहुत अधिक संबंधित है, एक जन्मजात प्राणी जिसे उन्होंने अपने जीवन में प्रबुद्ध किया था। अमर लून संप्रदाय के पास मानव पूर्वज द्वारा स्थापित कुछ होना चाहिए। मुझे उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता खोजना होगा। बेहतर होगा कि वह अकेला रहे। यू मिनकोन के मन में कई विचार कौन थे। जल्द ही उसके पास एक योजना थी। सबसे पहले उसे एक ऐसी जगह की पहचान करनी थी जहां वह पहले से ही सभी संरचनाओं और जनशक्ति को स्थापित कर सके, और फिर मानव पूर्वज के पुनर्जन्म वाले शरीर को एक जार में कछुए को पकड़ने के लिए यहां आने के लिए आकर्षित कर सके। उसे विश्वास नहीं था कि केवल मानव पूर्वज के पुनर्जन्म से ही बचने का कोई रास्ता होगा। इसके बाद यू मिनकोन की आंखें चमक उठी। उसके जैद हाथ में एक कलम था और उसने लिखना शुरू कर दिया। उसका इरादा किसी को ढूंढकर अमर लुन संप्रदाय में जियांग यांग को यह पत्र भेजने का था। इस समय वह चिंतित थी कि ऊपरी क्षेत्र अमर उसकी योजना को बर्बाद कर देगा। समाचार से इस जीवन में मानव पूर्वज के पुनर्जन्म वाले शरीर की बहन को उस श्रेष्ठ अमर द्वारा महत्व दिया गया था। उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसके बाद वह उसे समय रहते अमर लुन संप्रदाय में ले आया। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ये सब महज संयोग है, या फिर वह श्रेष्ठ अमर वास्तव में मानव पूर्वज के पुनर्जन्म वाले शरीर की खोज करने के लिए भी यहाँ आया है? यू मिनकोन ने भौहें सिकोड़ ली। उसके लिए अब एकमात्र फायदा ये था कि वह अंधेरे में थी और दूसरा पक्ष प्रकाश में था। वह श्रेष्ठ अमर उसके अस्तित्व से पूर्णतया अनभिज्ञ था। यदि ऊपरी क्षेत्र का अमर प्राणी उसकी योजनाओं के मार्ग में बाधा बनता तो उसे उसके विरुद्ध कुछ करने में कोई आपत्ति नहीं होती। इस बार जब वह निचले क्षेत्र में आई तो उसने बहुत सारी तैयारी की थी और अपने साथ बहुत सारी चीजें लाई थी, जिनमें कई भयानक निषिद्ध हथियार और यहाँ तक कि एक अर्ध सर्वोच्च हथियार भी था। अल्पविराम अल्पविराम।
उसी समय अमर लुन संप्रदाय से 3000 मील दूर एक प्राचीन शहर में जीवंत और शोरगुल वाली सड़क पर कई साधक और प्राणी इधर उधर घूम रहे थे। दोनों ओर मंडप और भंडार गृह, महल और दिव्य प्रांगण थे जिनमें दिव्य कोहरा छाया हुआ था जो अत्यंत भव्य और वातावरणीय था। यह अमर लुन संप्रदाय में आने का आपका पहला अवसर है। एक भाई के रूप में मुझे आज आपको एक अच्छी सैर पर ले जाना है। चेहरे पर क्षमाप्रार्थी मुस्कान के साथ जियांग यांग याओ याओ और दादी इन्हुआ को साथ लेकर आराम से बातें करते हुए उस जगह पर घूम रहा था। उनके पीछे अमर लुन संप्रदाय के बुजुर्ग झाओ यी चल रहे थे जो देखने में एक नौकरानी की तरह लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे जियांग यांग के रक्षक थे। उस दिन हॉल में जो कुछ हुआ उससे जियांग यांग का चेहरा खराब हो गया था और झाओ यी के मन में उसकी छवि काफी गिर गई थी। लेकिन जल्द ही जियांग यांग के मार्गदर्शन और साधनों के तहत झाओ यी के साधना क्षेत्र में जो वर्षों से स्थिर था एक सफलता के संकेत दिखाई दिए, जिससे वह बहुत हैरान हो गई। इसने एक बार फिर जियांग यांग के प्रति उसके दृष्टिकोण और रवैये को बदल दिया। झाओ यी को भी लगा कि उस दिन ग्रेट हॉल में जो कुछ भी हुआ वह एक दुर्घटना थी। जियांग यांग के तरीके अधिक रहस्यमय और अप्रत्याशित होते जा रहे थे, जिससे वह और भी अधिक अभेद्य होती जा रही थी। इस समय जियांग यांग मुस्कुरा रहा था और याओ याओ और दादी इन्हुआ से बात कर रहा था। एक बार फिर याओ याओ का विश्वास हासिल करने का इरादा कर रहा था। खासकर रास्ते में उन्होंने कई बार अपने बचपन का भी जिक्र किया। सभी प्रकार के रूप और आवाज के लहजे के साथ वह भी धीरे धीरे उस भाई के समान हो गया जिससे याओ याओ परिचित हुआ करती थी। लेकिन उस रात गू चांगगे ने उन दोनों को कुछ ऐसा बताया जो उनके दिलों में कांटे की तरह चुभ गया। चाहे वह याओ याओ हो या ग्रैनी इन्हुआ, वे जियांग यांग के रवैये के करीब होने के लिए बहुत इच्छुक नहीं थे। ये कहना तो ठीक नहीं था कि यह बहुत कड़वाहट भरा था, लेकिन उनके बीच हमेशा एक अलगाव और दूरी का भाव रहता था। इससे जियांग यांग की भौहें अजीब तरह से तन गईं, लेकिन उसके हाव भाव में अभी भी कोई असामान्यता नहीं दिखी। दोनों से बात करते समय वह अभी भी बहुत उत्साही था, मानो वह अपने पिछले रवैये में सुधार करने की कोशिश कर रहा हो। इस बार गू चांगगे उन दोनों के साथ बाहर नहीं आया। हालांकि वह उसका मालिक था, लेकिन अगर वह किनारे पर होता तो वह एक आंखों में खटकने वाला और बेमिल लगता। जियांग यांग को ऐसा नहीं लगा कि इसमें कुछ भी गलत था। इसके अलावा उसने याओ याओ के शरीर पर एक जेड पेंडेंट को महसूस किया। उस पर गू चांगगे की कुछ आभा थी। जियांग यांग को लगा कि यह याओ याओ के स्थान का पता लगाने के लिए गू चांगगे द्वारा दी गई कोई बात हो सकती है। उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए याओ याओ के साथ कुछ भी करना असंभव था। गू चांगगे इस बारे में पूरी तरह से सोच रहा था। भाई, मैं थोड़ा थक गया हूं और वापस जाना चाहता हूं। इस समय याओ याओ के चेहरे पर भी थकान के लक्षण दिखाई दिए। उसने जियांग यांग की ओर देखा और धीरे से कहा, आज जियांग यांग उसे और उसकी दादी को अमर लुन संप्रदाय से दूर पास के प्राचीन शहर में टहलने के लिए ले गया। उसने कहा कि उसने उन्हें लंबे समय से नहीं देखा था और उनसे बात करना चाहता था। मास्टर द्वारा दिए गए जेड पेंडेंट के साथ याओ याओ चिंतित नहीं थी और सहमत हो गई। इसके अलावा उसे अभी भी याद है कि गू चांगगे ने क्या कहा था। वह ये देखना चाहती थी कि जियांग यांग में क्या समस्या है, क्या ये वास्तव में उसके स्वभाव में कोई बड़ा परिवर्तन है या फिर किसी और ने उस पर नियंत्रण कर लिया है। इसलिए याओ याओ ने पूरे रास्ते चुपचाप देखा, लेकिन पाया कि जियांग यांग की अभिव्यक्ति, स्वर या जिस तरह से उसने उसे देखा वह पहले जैसा ही था। या वह भाई जिसे वह जानती थी। उसे उसकी पसंदीदा खाद्य सामग्री याद आ गई और यह भी याद आया कि जब वे दोनों गांव के प्रवेश द्वार पर थे तो उनकी मुलाकात एक खूंखार जानवर से हुई थी। परिणामस्वरूप वह भयंकर जानवर किसी कारणवश भय से कांप रहा था। अगर यह पहले होता तो शायद उसे लगता कि यह उसका भाई है और कोई समस्या नहीं होती। लेकिन गू चांगगे ने कल रात जो शब्द कहे थे वे अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, जिससे याओ याओ और दादी इन्हुआ की पीठ पर ठंडक महसूस हो रही थी। ये कहा जा सकता है कि जियांग यांग की वर्तमान उपस्थिति उस दिन हॉल में उपस्थिति से बहुत अलग थी, और वह सिर्फ एक रात की बात थी। उस दिन की घटनाओं के बारे में जियांग यांग का स्पष्टीकरण था कि वह बहुत आवेगी था और वह इतना ईर्ष्यालु था कि उसने नियंत्रण खो दिया। याओ याओ और ग्रैनी इन्हुआ चुप रहे और उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। चूंकि याओ याओ थक गई है तो चलो वापस चलते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय जियांग यांग ये शब्द सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और फिर मुस्कुराते हुए बोला। वह याओ याओ का विश्वास इतनी आसानी से हासिल नहीं करना चाहता था, इसलिए वह जल्दी में नहीं था और उसने सोचा कि वह वास्तव में थक गई होगी। पिछली चेतना के साथ विलय के बाद जियांग यांग खुद अभी भी एक अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली छोटी बहन याओ याओ से प्यार करता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी खुद की पृष्ठभूमि सरल नहीं थी। भले ही वह भविष्य में उसके पक्ष में थी, फिर भी वह उसकी मदद कर सकती थी। इससे जियांग यांग काफी संतुष्ट हो गया। जहां तक गू चांगगे का प्रश्न है, इस बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि वह निचले क्षेत्र में आ गया है,
लेकिन वह संयोग से इस स्थान से गुजरा था क्योंकि उसे पता चला कि याओ याओ की एक असाधारण उत्पत्ति थी, इसलिए उसने उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे ऊपरी क्षेत्र में वापस लाने का इरादा किया। ये सब सोचने के बाद जियांग यांग निश्चित रूप से गु चांगगे को सफल नहीं होने देगा। वह याओ याओ को उससे दूर ले जाना चाहता था। उसकी नज़र में गु चांगगे एक आंख वाला व्यक्ति था, लेकिन वह इतना महान नहीं था और देर सवेर उसे उस दिन हॉल में उसे अपमानित करने की कीमत चुकानी ही थी। भाई, क्या ऐसी कोई बात है जो तुमने याओ याओ को नहीं बताई? क्या तुम्हें कोई कठिनाई है? याओ याओ ने सिर हिलाया। फिर उसकी बड़ी आंखें अचानक जियांग यांग को घूरने लगी, जो संदेह और भ्रम से भरी थी। वास्तव में वह अभी भी जियांग यांग के मुंह से व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में जानना चाहती थी। क्या तुमने तब नहीं कहा था कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो? जियांग यांग मुस्कुराया और उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि याओ याओ यह सवाल दोबारा पूछेगी। इसके बाद उन्होंने बोलना जारी रखा और वे शब्द कहे जो उन्होंने पहले ही सोच लिए थे। कई बातें उससे अलग नहीं थीं जो गु चांगगे ने याओ याओ को बताई थीं, लेकिन अंतर यह था कि अंत में जियांग यांग ने अशुभ आभा के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने इस घटना को छुपाने के लिए बस एक वाक्य का इस्तेमाल किया, और यह वास्तव में यही वाक्य था जिसने दादी यिनहुआ के चेहरे का रंग थोड़ा बदल दिया। ऐसा लगता है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप ही एकमात्र जीवित बचे हैं। याओ याओ चुप थी, ये देखकर कि जियांग यांग ने विवरण नहीं बताया, बल्कि बस एक दुर्घटना के साथ अतीत को कवर किया और यह भी समझा कि इस मामले में कोई समस्या होनी चाहिए। वैसे याओ याओ, तुम्हें अपने गुरु पर ध्यान देना होगा। जियांग यांग ने याओ याओ के हाव भाव को देखा और उसकी आंखें थोड़ी हिली। उसे पता था कि उसने शायद सुन लिया होगा कि गु चांगगे ने क्या कहा था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उनकी पुनर्जन्म पद्धति के कारण यदि कोई सर्वोच्च प्राणी कोई कदम भी उठाता तो वे असामान्यता नहीं पा सकते थे। उसे विश्वास नहीं था कि गु चांगगे ये सब देख सकता है। इस समय ये केवल अटकलें थीं। हम याओ याओ ये शब्द सुनकर दंग रह गई, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियांग यांग अचानक ये कहेगा और उसे अपने शिक्षक पर ध्यान देने के लिए कहेगा। क्या गलत? वह हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि जियांग यांग का क्या मतलब था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे मास्टर से अलग करना चाहता था? इस समय उसने अवचेतन रूप से जियांग यांग को बहिष्कृत कर दिया और उसके साथ एक अजनबी की तरह व्यवहार किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 229-1। पहले सारा भरोसा लूट लेते हैं। उसने सोचा था कि यह 3वीं मंजिल है, लेकिन यह वास्तव में 10वीं मंजिल थी। 1 गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C 229-1। पहले सारा भरोसा लूट लेते हैं। उसे लगा 3वीं मंजिल है, पर असल में वो 10वीं मंजिल थी। 1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 229-1। पहले सारा भरोसा लूट लेते हैं। उसने सोचा था कि यह 3वीं मंजिल है, लेकिन यह वास्तव में 10वीं मंजिल थी। 1 आपके गुरु उच्च लोक से हैं और उनका ज्ञान और दृष्टि इस लोक के सभी साधकों से कहीं अधिक है। हर कोई आपकी विशिष्टता नहीं देख सकता, लेकिन वह देख सकता है। इसलिए उसने पहली नज़र में ही देख लिया कि आप असाधारण हैं। और याओ याओ, तुम्हें क्यों लगता है कि वह बिना किसी कारण के तुम्हारे साथ इतना अच्छा है? हालांकि यह भाई जानता है कि ये शब्द कहने से तुम्हें दुख होगा, फिर भी मुझे कहना है। जियांग यांग ने भारी भाव के साथ धीरे से कहा। वह याओ याओ के लिए गु चांगगे का असली चेहरा प्रकट करना चाहता था। वह नहीं जानता था कि गु चांगगे ने याओ याओ से क्या कहा, लेकिन इस समय चाहे वह उपयोगी हो या न हो, उसे मासूम और दयालु याओ याओ को उसके मालिक की समस्या से अवगत कराना था। अब आप खेती नहीं कर सकते, लेकिन वह अभी भी आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और आपको अपने साथ रखता है। वास्तव में उसके पास अन्य योजनाएं हैं। आपको यह विश्वास करना होगा कि इस दुनिया में कोई भी बिना किसी कारण के आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तुम्हारा गुरु एक पाखंडी और खलनायक है। वह तुम्हें ऊपरी राज्य में वापस ले जाने के बारे में सोच रहा होगा, ताकि वह तुम्हारा इस्तेमाल कुछ गोलियां या कुछ और बनाने के लिए कर सके। ये कुछ ऐसा है जो मुझे कल रात अमरलुन संप्रदाय की प्राचीन पुस्तकों में मिला। ऐसा कहकर उसने आह भरी, मानो याओ याओ के पूछने से डर रहा हो, और बताया कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। वास्तव में यह कोई झूठा आरोप नहीं था। यह जियांग यांग का सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद निकाला गया निष्कर्ष था। उस दिन मुख्य हॉल में गु चांगगे ने जो साधन इस्तेमाल किए थे, उससे वह देख सकता था कि गु चांगगे एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। क्या ऐसा व्यक्ति इतना अच्छा होगा जो बिना किसी कारण के याओ याओ को शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले, जो बदले में कुछ नहीं चाहता हो? जियांग यांग के नजरिए से इसमें एक बड़ी समस्या थी। इस तथाकथित अमर का उद्देश्य और गुप्त इरादे अशुद्ध थे। ये सुनकर याओ याओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसके छोटे छोटे हाथ कसकर बंद हो गए। लेकिन जल्द ही मन में क्रोध उमड़ पड़ा।
चेहरे पर क्रोध और ठंडक के भाव के साथ उसने डांटा, तुम बकवास कर रहे हो। मेरे स्वामी वैसे कैसे हो सकते हैं जैसा तुमने कहा। मेरे स्वामी को फंसाना बंद करो। जैसे ही ये शब्द निकले, याओ याओ की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन भनभनाना। उसकी भौहों के बीच आड़ू जैसा एक पैटर्न था जो असामान्य रूप से चमकीला था और चमकने लगा था, जिससे एक भयावह आभा निकल रही थी। वह उदासीनता से भरी हुई थी, मानो वह हर चीज को नजरअंदाज कर रही हो, निरंतर पुनर्जन्म ले रही हो और दुनिया की हर चीज को कुत्तों के समान समझ रही हो। भले ही दुनिया नष्ट हो जाए, वह अमर है, और यदि दुनिया नष्ट हो जाए तो भी वह हमेशा जीवित रहेगी। अल्पविराम अल्पविराम। एक ही समय पर अमर लुन संप्रदाय की गहराई में अमर धुंध उमड़ रही थी। विभिन्न पैटर्न आपस में गुथे हुए थे। प्रकाश की वर्षा शानदार थी, जैसे उड़ते हुए अमर लोगों की भूमि। एक शांत और गहरे गलियारे में। कोई शोर मचाने की कोशिश मत करो, वरना तुम जल्दी मर जाओगे। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए गू चांगगे बिना किसी जल्दबाजी के किसी के पास पहुंचे। दोनों ओर की अनेक संरचनाओं ने जानलेवा आभा और रून उगलने शुरू कर दिए, जो आकाश में उड़ते हुए सभी प्रकार के भयानक हथियारों में बदल गए, जोर से झनकारने लगे और उसे नष्ट करना चाहते थे। लेकिन उसकी आस्तीन की लहर के साथ एक राक्षसी आभा, एक विशाल आकाश के नीचे गिरने के साथ इस जगह को घनीभूत कर दिया, जैसे एक भारी बारिश, और इन रूनों को मिटा दिया। पफ। उसके सामने खड़े दो सबसे पवित्र बुजुर्ग सदमे से उल्टे गिर पड़े और उनके मुंह से खून निकलने लगा। जैसे ही वे इस आभा के संपर्क में आए, वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी हड्डियां टूट गईं। तुम जबरदस्ती इस जगह में कैसे घुस आए? पवित्र क्षेत्र में मौजूद दो बुजुर्ग लोग जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने सामने के दृश्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अचानक गू चांगगे अमर लुन संप्रदाय के सबसे गहरे हिस्से में घुस गया। यह उनकी विरासत का स्थान भी था। आमतौर पर बाहरी लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए दो लोग इसकी रखवाली के लिए जिम्मेदार होते थे। वे गू चांगगे की पहचान से अपरिचित नहीं थे, वह ऊपरी क्षेत्र से रहस्यमय अमर थे जो इस समय अमरलुन संप्रदाय में आए थे। लेकिन वह चुपचाप उनके संप्रदाय के सबसे गहरे हिस्से में बिना किसी को पता चले क्यों घुस गया। इससे वे पूरी तरह से समझ से परे हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय वे गू चांगगे की आभा से पूरी तरह से दब गए थे, और यहां तक कि उनकी आत्माएं कांप रही थीं, गिरने वाली थीं और पूरी तरह से हिलने में असमर्थ थीं। इस स्थिति में प्रतिरोध करना तो दूर की बात है, उनके लिए हिलना भी मुश्किल हो जाएगा। वे दोनों बहुत हताश थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था ताकि तुम थोड़ी देर और जी सको, गू चांगगे ने सहजता से कहा, अपनी उंगलियां फड़फड़ाते हुए और तलवार हिलाते हुए। एक खर्राटे के साथ एक भयानक धार वाली तलवार की ऊर्जा एक प्राचीन अमर तलवार की तरह उसकी उंगलियों के बीच से उड़ी और तुरंत उन दोनों की भौहों के बीच घुस गई। उनकी आत्माओं का विनाश करना। फिर एक के बाद एक रून एक बड़े खजाने की बोतल में संघनित हो गए, जो ऊपर नीचे तैरने लगी और उसमें से काली रोशनी गिरने लगी, जिसने तेजी से उनके पूरे शरीर को निगल लिया। वह अमर लुन संप्रदाय की गहराई में निषिद्ध क्षेत्र में घुसना चाहता था, जो कि कोई समस्या नहीं थी। वे दोनों रास्ता रोकते हुए मरना चाहते थे और गू चांगगे को स्वाभाविक रूप से उनकी इच्छा पूरी करनी थी। गू चांगगे ने जानबूझकर खजाने की बोतल का उपयोग उस दिव्य आत्मा के बारे में सतर्क रहने के लिए किया जो आत्मा दीपक से संबंधित थी, और पहले इसे निगलने का इरादा नहीं था। अन्यथा इस समय संभवतः संपूर्ण अमर लून संप्रदाय उतार चढ़ाव के कारण भयभीत हो जाता। अमर लून सुप्रीम का प्रेत यहीं सील किया जाना चाहिए। जब जियांग यांग बाहर है तो मुझे चुपके से उसकी वर्तमान सबसे बड़ी निर्भरता को परिष्कृत करना चाहिए। मुझे डर है कि तब तक उसका चेहरा गुस्से से हरा हो जाएगा। ये और भी बेहतर होगा यदि कोई सर्वोच्च हथियार हो। अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ गू चांगगे इस गलियारे से नीचे चला गया। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद उनकी नजर में मानव पूर्वज का पुनर्जन्म पहले के ये लिंग और लिनतियान से अलग नहीं था। गू चांगगे अब मानव पूर्वज के भाग्य बिंदुओं का इंतजार कर रहा था, इससे पहले कि वह अंततः उसे काट सके। इससे पहले वह मानव पूर्वज के पुनर्जन्म के कई अनुचरों को हटा देगा, जिससे वह बेकार हो जाएगा। जियांग यांग ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि गू चांगगे उसकी यात्रा का फायदा उठाकर अमर लुन संप्रदाय को छोड़कर गहराई में चला जाएगा और उसका सारा आत्मविश्वास नष्ट कर देगा। और जल्द ही गू चांगगे ने कई रून संरचनाओं को तोड़ दिया और अंततः उस स्थान पर पहुंच गया जहां अमर लुन का निषिद्ध स्थान सील कर दिया गया था। यह एक बहुत ही साधारण और भव्य हॉल था। शीर्ष पर एक शक्तिशाली आभा ऊपर नीचे तैर रही थी, मानो कोई कोहरा नियमों और कानूनों की एक श्रृंखला बना रहा हो। स्वर्गीय तारा क्षेत्र जैसी जगह में अभी भी ऐसी तकनीकें हैं। ऐसा लगता है कि अमर लून सुप्रीम ने वास्तव में मानव पूर्वज के लिए बहुत सारी मदद छोड़ी है। ये मूल प्रकार की साधना की पवित्र वस्तुएं हैं और यहाँ तक कि बहुत सारी अराजक रेत भी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गू चांगगे ने हॉल के कई दृश्यों पर नजर डाली।
उसके सिर के ऊपर जो अराजकता आभा प्रचंड अवस्था में थी, वह वास्तव में अराजक रेत से उत्पन्न हुई थी। इस तरह की चीजें ऊपरी क्षेत्र में भी देखना मुश्किल था। स्वर्गीय तारा क्षेत्र के लिए इसे जन्म देना असंभव था। अब इस स्थान पर इसकी मुट्ठी भर मौजूदगी थी। इसके अलावा वहां बहुत सी अद्भुत जड़ें, पवित्र फल, ड्रैगन मैरो, अमरजेड और अन्य चीजें थीं जो बहुत ही गहन थीं। और अगर उनमें से कोई भी खो जाए तो कोई भी साधक उसे पाने के लिए पागलों की तरह हाथ पांव मारेगा। ये सारी अच्छी बातें जियांग यांग के लिए आरक्षित थीं, अब मैं केवल उस पर हंस सकती हूँ। गू चांगगे ने एक हल्की सी मुस्कान प्रकट की और अपनी आस्तीन चढ़ाते ही अंतरिक्ष की भयानक शक्ति भड़क उठी और यहाँ तक कि हॉल के ऊपर स्थित अराजक रेत का टुकड़ा भी उसके द्वारा छीन लिया गया। जल्द ही वह जगह खाली हो गई, मानो वहां लूटपाट की गई हो। अंततः गू चांगगे ने अपना निशाना महान हॉल के मध्य में स्थित दिव्य स्रोत पर लगाया, जो एक प्राचीन और जटिल स्वर्णहंडा द्वारा दबा हुआ था। अमर लून सुप्रीम। उसकी दृष्टि में अंधकार में प्रकाश की किरणें बहने लगीं, जो अत्यंत ठंडी और राक्षसी प्रतीत हो रही थीं। भनभनाना, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे कदम उठाया। सभी तरफ जल्दी से कई झंडे लगा दिए गए और एक स्पष्ट और धोखेबाज इरादे ने जगह को घेर लिया ताकि आभा बाहर न जाए। गू चांगगे के पेट के स्थान से महान दाव की आभा उत्सर्जित करने वाला एक बड़ा खजाना कलश एक भयंकर काली रोशनी के साथ उभरा, जैसे कि एक ब्लैक होल ब्रह्मांड को निगलने के लिए उभर रहा हो। उस दिव्य स्रोत में एक भयावह आकृति बंद थी, जो आंखें बंद करके बैठी थी। ये बहुत धुंधला दिख रहा था, अतुलनीय रूप से लंबा, किसी देवता जैसा, ठंडी आभा बिखेरता कवच पहने हुए, तथा उसके सिर के ऊपर एक जोड़ी सींग थे। दिव्य स्रोत पर एक दरार दिखाई दी, जिससे उसमें मौजूद आभा बाहर निकल गई। गू चांगगे ने अनुमान लगाया कि उस समय जियांग यांग ने जो आभा उत्पन्न की थी, वह इसी स्थान से आई थी, जिसके कारण संपूर्ण अमरलुन संप्रदाय उसे देवता की तरह सम्मान देने लगा था। इस समय उसने सीधे ही इसे अपने भोजन के रूप में खा लेने के इरादे से हमला कर दिया। कौन है भाई? और जिस क्षण गू चांगगे ने अपना कदम बढ़ाया, दिव्य स्रोत के भीतर की आकृति ने अपनी आंखें खोली और उसकी ठंडी उदासीन अभिव्यक्ति तारों वाले आकाश के एक बड़े क्षेत्र की तरह थी, जो अतुलनीय रूप से गहन थी। तब वह हैरान और क्रोधित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह सो रहा होगा तो कोई उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। ये तो नितांत दुस्साहपूर्ण था। हालांकि अगले ही पल जब उसने महान दाव खजाने की बोतल को अचानक अपने सामने गिरते हुए देखा, तो उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 229-2। पहले सारा भरोसा लूट लेते हैं। उसने सोचा तीसरी मंजिल है, पर असल में वो 10वीं मंजिल थी। 2 गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ -2। पहले सारा भरोसा लूट लेते हैं। उसे लगा तीसरी मंजिल है, पर असल में वो 10वीं मंजिल थी। 2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 229-2। पहले सारा भरोसा लूट लेते हैं। उसने सोचा तीसरी मंजिल है, पर असल में वो 10वीं मंजिल थी। 2 उदासीनता से यह आघात, अविश्वास, साथ ही भय और आतंक का रूप ले लिया। ये कैसे संभव है? महान दाव खजाना फूलदान। अपने सामने पड़ी काले रंग की बोतल को पहचानकर उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि उसकी दिव्य आत्मा भी कुछ हिल गई थी। एक सर्वोच्च प्राणी के रूप में, यद्यपि यह उसकी छाया मात्र थी, फिर भी इसमें एक महान शक्ति निहित थी जो एक सामान्य अर्ध सर्वोच्च प्राणी से भी अधिक थी। लेकिन अब जब उसने इस महान दाव खजाने की बोतल को देखा, तो उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस हुआ जैसे वह जम गया हो और टूट गया हो। ये बात अप्रत्याशित रूप से सामने आई और उसे दबा दिया। इतना अधिक कि अमर लुन सुप्रीम ने गू चांगगे को भी नोटिस नहीं किया, जो अचानक उसके सामने राक्षसी परशु के साथ हमला करने के लिए आया था। जब उसने प्रतिक्रिया की तो राक्षसी आभा ने उसे पहले ही डुबो दिया था। पूरा दिव्य स्रोत टूट गया और उसने सीधे उसके शरीर को विभाजित कर दिया, जैसे अनगिनत तारे फट गए हों। उतार चढ़ाव बहुत भयानक थे। उसका कंधा लगभग फट गया। यदि ये तथ्य न होता कि इस स्थान को गू चांगगे ने अपनी आभा को छिपाने के लिए संरचना झंडों से ढक दिया था। इन आभा उतार के कारण संभवतः आसपास की सभी इमारतें नष्ट हो गई होंगी। आप वास्तव में प्रकट हुए, राक्षसी कला के उत्तराधिकारी। अमर लुन सुप्रीम कांप उठा। गू चांगगे को गहराई से घूरने लगा और उसकी आवाज मुश्किल से शांत हो रही थी, मानो वह उसे देख रहा हो। गू चांगगे का चेहरा कोहरे की परत से ढका हुआ था और वह अविश्वसनीय रूप से धुंधला था। केवल एक जोड़ी आंखें, इतनी ठंडी मानो उनमें कोई भावना ही न हो, मानो वे किसी निर्जीव वस्तु को देख रही हो। इससे उसका दिल और भी अधिक धड़कने लगा, क्योंकि उसे अपने जन्म से पहले फैली अनेक अफवाहें याद आ गईं। राक्षसी कला के उत्तराधिकारी ने स्वर्ग के सभी क्षेत्रों को तबाह कर दिया। ये सभी जातियों और प्राणियों के लिए निराशा का समय था, अंधकार का समय था और कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। आज्ञाकारी होकर अपना मूल मुझे सौंप दो, अनावश्यक प्रतिरोध मत करो।
गु चांगगे ने उदासीनता से कहा, यद्यपि उसके सामने एक सर्वोच्च सत्ता थी, फिर भी उसका स्वर ऐसा था मानो वह अवमानना और उदासीनता से नीचे देख रहा हो। ये तो बस जूनियर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेतुकी बातें करने की? तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? अमर लुन सुप्रीम क्रोधित हो गया और उसने तुरंत इस तथ्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि उसके सामने गु चांगगे सिर्फ एक जूनियर था जो झांसा दे रहा था। उनकी वास्तविक साधना का स्तर केवल पवित्र क्षेत्र का ही था। लेकिन आखिर वह अपने जैसे सर्वोच्च व्यक्ति से इस लहजे में क्यों बात कर रहा था? और उसका अस्तित्व मानव पूर्वज के पुनर्जन्म शरीर से संबंधित था। इस समय भी राक्षसी कला के उत्तराधिकारी ने उसे खोजने की पहल की थी। तो फिर यह निश्चित रूप से मानव पूर्वज के पुनर्जन्म के लिए दुर्भाग्य था। इससे अमर लून सुप्रीम को अधिक चिंता और बेचैनी हुई, लेकिन ये सिर्फ एक छाया मात्र थी और इस समय वह कुछ भी नहीं कर सकता था। धमाका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? क्या ये सचमुच मायने रखता है? महत्वपूर्ण बात यह है कि आप और मानव पूर्वज का पुनर्जन्म जल्द ही मर जाएगा, गु चांगगे ने उदासीनता से कहा और फिर सीधे हमला किया। जिस क्षण 8 उजाड़ दानव पस गिरे, ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड विभाजित हो गया हो। प्रकाश विस्फोट हो गया, कानूनों की दिव्य श्रृंखला कांप उठी। इस स्थान पर इस सर्वोच्च प्रेत को वश में करने और निगलने का इरादा था। महान दाव खजाना फूलदान के गिरने के साथ उसे डुबाने के लिए आकाश से खंडहरों की तरह रून उतरे। जल्द ही क्रोध और त्याग की तीव्र गर्जना गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अस्तित्व है जो अंतिम घातक प्रतिरोध कर रहा है। इस दहाड़ को धरती हिला देने वाली कहा जा सकता है। लेकिन इस जगह पर घना कोहरा छाया हुआ है, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी प्रसारित नहीं हो सकी। कई भयानक झटकों को ऊपर स्थित महान दाव खजाने की बोतल ने निगल लिया, यहाँ तक कि थोड़ी सी भी आभा छोड़े बिना। वह एक भयावह ब्रह्मांड विलुप्तीकरण चक्की की तरह था, जैसे एक अंधेरी रोशनी नीचे लटक रही हो और वह दुनिया को गड़गड़ाहट के साथ घुमा रही हो। अंततः यहाँ उतार चढ़ाव धीरे धीरे कम हो गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। घने धूसर कोहरा छट गया। गु चांगगे की आकृति उसमें से उभरी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, मानो वह अभी भी पहले की आभा को याद कर रहा हो। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। टस्क, इस सुप्रीम फैंटम का स्वाद वास्तव में उन कई मूलों से कहीं बेहतर है जिन्हें मैंने इस दौरान खाया है। हालांकि इस अवसर का लाभ उठाकर अमर लून सुप्रीम के सिर पर यह दोष मरने का ये सही समय है। जल्द ही, ये सोचते हुए गु चांगगे ने अपनी आंखें खोली। अब उसकी साधना का स्तर पवित्र क्षेत्र के शिखर तक पहुंच चुका था और वह महान पवित्र क्षेत्र तक पहुंचने से बस एक बाल की दूरी पर था। वह अभी भी इस गति से बहुत संतुष्ट था। बस इतना ही था कि उसे अमरलुन सुप्रीम का हथियार नहीं मिला था। तो उसने अनुमान लगाया कि इसे यहाँ नहीं बल्कि किसी अन्य स्थान पर दबाया गया होगा। अब अमरलुन सुप्रीम के सीलबंद फैटम के गायब होने की खबर के साथ यह उनके लिए स्पष्टीकरण देने का एक और कारण था। जब समय आया तो वह सीधे याओयाओ को बता सकता था कि उसके भाई जियांग यांग को वास्तव में अमरलुन सुप्रीम ने पकड़ लिया था। अमरलुन पूर्वज की छाया जिसे जियांग यांग ने शुरुआत में उत्पन्न किया था, वह केवल उसके द्वारा जारी की गई एक आभा थी। इस तरह ये भी समझा जा सकता है कि अमरलुन संप्रदाय के लोगों को जियांग यांग की असामान्यता की जरा भी परवाह क्यों नहीं थी। आखिरकार अमरलुन संप्रदाय के लिए जियांग यांग उनका शिष्य था, भले ही उसे किसी ने अपने अधीन कर लिया हो, फिर भी वह उनका शिष्य था जिसमें उनकी महिमा शामिल थी। इन व्यक्तिगत विवरणों की परवाह किसे थी, लेकिन याओयाओ के लिए यह बिल्कुल अलग था। और इस समय गु चांगगे, जो इस जगह को छोड़ने की योजना बना रहा था, थोड़ा स्तब्ध लग रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी आंखें भूतिया हो गईं और उसने याओयाओ के शरीर पर छोड़े गए जेड पेंडेंट में असंख्य राक्षसी शरीर द्वारा देखे गए दृश्य को देखा। विशेष रूप से याओयाओ की आभा हिंसक रूप से बदल गई और उसके सिर पर पीच का निशान चमकने लगा, एक भयानक आभा के साथ तैर रहा था। एक क्षण के लिए उसकी मुस्कुराहट थोड़ी दिलचस्प लगी। तुमने सचमुच याओयाओ से यह कहा था? ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सचमुच सही था। मेरी पहले से की गई तैयारी के कारण मैंने उसे कबूल करने के लिए बहुत सी बातें बताईं, ताकि उसे पता चल सके कि आप उससे ये सब कहने वाले हैं। जियांग यांग, आपने सोचा कि मैं तीसरी परत में था, लेकिन आप नहीं जानते थे कि मैं पहले से ही 10वीं परत पर था। मैं आपकी प्रतिक्रिया के सभी तरीकों के बारे में पहले से ही जानता हूँ। मानव पूर्वज के पुनर्जन्म के रूप में आपने वास्तव में मुझे निराश किया है। गु चांगगे हंस पड़े और उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जियांग यांग इस बात से पूरी तरह अनजान था कि गु चांगगे का लक्ष्य शुरू से अंत तक वह था, याओयाओ नहीं। सच तो यह था कि वह जियांग यांग का मुखौटा मात्र थी। तो गु चांगगे ने याओयाओ को बहुत स्पष्ट रूप से बताया था। शुरुआत में उन्होंने याओयाओ को अपना शिष्य बनाने का इरादा किया, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि उसकी आभा असाधारण थी और सोचा कि उसकी पृष्ठभूमि सरल नहीं थी। अन्यथा वह इतना दयालु नहीं होता कि जानबूझकर एक छोटे से गांव में रुकता। गु चांगगे के बयान के लिए याओयाओ ने उस समय भी समझ व्यक्त की और कुछ नहीं कहा। वह बहुत समझदार और होशियार थी।
वह जानती थी कि गू चांगगे बिना किसी कारण के उसे शिष्य नहीं बना सकता था। सब कुछ बदला चुकाने के उद्देश्य से था। तब गू चांगगे ने उसे बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि ये देखने के बाद कि वह वास्तव में साधना नहीं कर सकती, उसके मन में उसे छोड़ने का विचार आया। इस वाक्य से युवा याओयाओ का छोटा सा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि गू चांगगे के शब्द तुरंत बदल गए। अफसोस और थोड़ी सी लाचारी के साथ। वह उसे काफी समय से पढ़ा रहा था, इसलिए उसके साथ रहना कोई समस्या नहीं थी। वह भी अच्छी तरह से व्यवहार करती थी और जानती थी कि कैसे व्यवहार करना है। भविष्य में जब वह बड़ी हो गई तो पैरों को पटकना और कंधों को दबाना भी अच्छा था। ये स्पष्टीकरण सुनकर याओयाओ फिर से मुस्कुराए और उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ। शायद वह उसकी जांघ से भी चिपक सकती थी। हालांकि वे आधे अधूरे मजाक में कहे गए शब्द थे, लेकिन गू चांगगे ने वास्तव में उसे कबूल करने के लिए बहुत सी बातें दी थीं। युवती बहुत समझदार थी और वह ये बात समझ सकती थी। तो इस आधार पर जियांग यांग ने याओयाओ से जो कहा वह कलह भड़काने से अलग नहीं था। इस समय याओयाओ को गू चांगगे पर सबसे अधिक भरोसा था। इसके अलावा वह उस व्यक्ति से बहुत क्रोधित थी और उससे घृणा करती थी जिसने उसके भाई के शरीर पर कब्जा कर रखा था। अचानक दाव फल की शक्ति सक्रिय हो गई। गू चांगगे को आश्चर्य नहीं हुआ और उसकी मुस्कान थोड़ी चंचल थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब मैं सिर्फ शो देखूंगा। जियांग यांग, ओह जियांग यांग, मानव पूर्वज के पुनर्जन्म के रूप में इस समय मैं देखूंगा कि गुस्साए याओयाओ को रोकने के लिए आपके पास क्या साधन है। असंख्य दानवों के शरीर की आंखों से गू चांगगे ने बहुत सारी जगहें देखी थीं। उसके बाद उसने अपने कदम रोके रखे और जल्दी से उस जगह को छोड़ दिया। कुछ देर के लिए शून्य धुंधला हो गया और वह अमरलुन संप्रदाय के बाहर प्राचीन शहर की ओर भाग गया। अल्पविराम अल्पविराम। सड़क पर जैसे ही जियांग यांग ने बोलना समाप्त किया, याओयाओ की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। हर चीज पर दिखने वाली आभा ने पूरी दुनिया को ढक लिया। आकाश कांप उठा और स्थिति उलट गई, जिससे सभी साधकों और प्राणियों में एक प्रकार का भय और कांपन पैदा हो गया और वे जमीन पर घुटने टेकने के अलावा कुछ नहीं कर सके। याओयाओ, उसके बगल में बैठी चांदी के बालों वाली दादी ने पहली बार परिवर्तन महसूस किया और उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। जियांग यांग की प्रतिक्रिया त्वरित थी और उसके हाव भाव तेजी से बदल गए, जो थोड़ा अविश्वसनीय था। भनभनाना। उसने खतरनाक आभा को महसूस किया और उसके हाथों में रून एकत्रित हो गए, जो भव्य प्राचीन पाठ के एक बड़े टुकड़े में बदल गए, जिसने उसे प्रतिरोध करने में मदद करने के लिए हवा को घनीभूत कर दिया। लेकिन इस समय याओयाओ की आंखें एक प्राचीन और निर्दयी विशाल ब्रह्मांड की तरह थीं और उदासीनता के अलावा कुछ भी नहीं था। वह शून्य में तैर रही थी। जैसे ही उसने अपना छोटा सा हाथ ऊपर उठाया, ऐसा भयानक दबाव महसूस हुआ मानो आकाश और पृथ्वी लुढ़क कर नीचे आ गए हों और सभी प्राणी नष्ट होने वाले हों। अच्छा नहीं है। जियांग यांग के पीछे खड़े सुप्रीम एल्डर झाओ ई के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वह ये सब रोकना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसने अचानक अपने मुंह से खून उगल दिया। याओयाओ ने लापरवाही से अपने हाथ की हथेली को नीचे पटक दिया, जैसे शून्य पर मार रही हो, जिससे एक राक्षसी लहर पैदा हो गई। वह चीखी और उछलकर बाहर आ गई। उसका आधा शरीर फट गया, खून की धुंध बिखर गई और वह अत्यंत दयनीय लग रही थी। एक महान पवित्र क्षेत्र के अस्तित्व को एक पल में गहरा धक्का लगा। ये कैसे हो सकता है? दूसरी ओर जियांग यांग की अभिव्यक्ति भी तेजी से बदल गई। वह अचानक बहुत तेज गति से पीछे की ओर झुका और उसके पैरों के नीचे की सामान्य प्रवृत्ति उसके शरीर में घुलती हुई प्रतीत हुई। गति को देखते हुए वह झाओ ई से धीमा नहीं था, जिसने बस टक्कर खाई थी, लेकिन इसके खिलाफ लड़ने के उनके साधन बहुत कमजोर थे। क्लिक करें। शून्य तुरंत एक दरार में बदल गया। याओयाओ द्वारा थप्पड़ मारे जाने के कारण जियांग यांग के मुंह से खून भी निकला और वह तुरंत एक बड़ी इमारत से जा टकराया, जिससे धूल का एक बड़ा बादल उठ गया। और ऐसा करने के बाद याओयाओ की सारी ताकत खत्म हो गई और वह शून्य से गिर गई। उसने अपनी बड़ी और भ्रमित आंखें खोली, मानो उसे पता ही नहीं कि क्या हुआ। हालांकि जमीन पर गिरने की बजाय वह एक गर्मजोशी भरे आलिंगन में गिर पड़ी। अचानक अपने पीछे उस आकृति को आते देख याओयाओ ने बड़बड़ाहट जैसी आवाज निकाली। मालिक, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 230-1। जियांग यांग थक गया है, इस समय बैठकर लाभ की प्रतीक्षा करना अच्छा है। 1 गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। C 230-1। जियांग यांग थक गया है, इस समय आराम से बैठकर लाभ की प्रतीक्षा करना अच्छा है। 1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 230-1। जियांग यांग थक गया है, इस समय बैठकर लाभ की प्रतीक्षा करना अच्छा है। 1 भनभनाना। शून्य में लहरों की एक परत फैल गई। उसके तुरंत बाद
एक दिव्य मुद्रा में अमर हड्डियों से लिपटा हुआ एक व्यक्ति प्रकट हुआ। जैसे ही दाव इरादा उसके अंदर से निकला, जब उसकी आस्तीन हिलती थी तो ऐसा लगता था जैसे राज्य के बाहर के तारे भी कांप रहे हों। ये गू चांगगे था जो अमर लुन संप्रदाय से आया था। वह अचानक प्रकट हुआ और याओ याओ को पकड़ लिया जो शून्य से गिर गई थी। उसका चेहरा शांत था और उसमें जरा सी भी खुशी या गुस्सा नहीं देखा जा सकता था, लेकिन इस समय पूरे प्राचीन शहर में साधकों और जीवों को स्वर्ग की शक्ति का सामना करने जैसा डर महसूस हो रहा था। वे गू चांगगे की हत्या की मंशा और गुस्से को साफ साफ देख सकते थे। हर किसी का दिल और आत्मा कांपने लगी, मानो वे दुनिया के अंत का सामना करने वाले हों। अपने सामने का दृश्य देखकर वे जमीन पर घुटने टेकने से खुद को रोक नहीं सके। एक भयानक दबाव छा गया, जैसे कोई बड़ा पहाड़ उनके सिर के ऊपर लटक रहा हो। इस समय तो उनका दम भी घुट रहा था। अभी अभी याओ याओ के अचानक परिवर्तन ने सभी कुछ चौंका दिया। वह आभा बहुत भयानक थी, मानो वह पहाड़ों और समुद्रों को देख रहा कोई सर्वोच्च अस्तित्व हो। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, याओ याओ ने भयानक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हमला कर दिया, जिससे पूरा प्राचीन शहर हिल गया। विशेष रूप से कुछ पुराने पुरावशेष जो अमर लुन संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग झाओ यी को पहचान कर चौंक गए थे, जो जियांग यांग के पीछे चल रहे थे। ऐसा महान पवित्र क्षेत्र अस्तित्व जियांग यांग जैसे युवक के पीछे चल रहा था। इससे वे लोग अत्यधिक आश्चर्यचकित और अविश्वासी हो गए तथा वे जियांग यांग की पहचान के बारे में अटकलें लगाने लगे। लेकिन ऐसी अटकलें लंबे समय तक नहीं चली। याओ याओ ने अचानक हमला किया। भयानक आभा 10,000 मील तक फैल गई और उसकी एक हथेली ने प्रसिद्ध महान पवित्र क्षेत्र के अस्तित्व को लगभग खत्म कर दिया। आज उन्होंने जो कुछ देखा उससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई तथा उनकी कई पिछली धारणाएं पलट गईं। याओ याओ की वास्तविक पहचान क्या थी? इतनी छोटी सी लड़की का ऐसा रूप और दबाव ऐसा था मानो वह एक ही चाल में पूरे स्वर्गीय क्षेत्र को नष्ट कर देगा। अच्छी बात यह थी कि इस तरह का माहौल ज्यादा देर तक नहीं रहा। जहां तक गू चांगगे का प्रश्न है, जो अचानक नीचे उतरकर प्रकट हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह निश्चित रूप से रहस्यमय श्रेष्ठ अमर था जो इस समय के दौरान स्वर्गीय क्षेत्र में बहुत शोर मचा रहा था। इस प्रकार की आभा और शक्ति के साथ क्या उन्हें अब भी किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है? उस समय 10 लाख से अधिक की आबादी वाले पूरे प्राचीन नगर के साधक और प्राणी सभी विस्मय से इस ओर देख रहे थे, जैसे किसी देवता का सम्मान कर रहे हों। सावधान रहो, ये श्रेष्ठ अमर क्रोधित प्रतीत होता है। ये बहुत भयानक है, जैसे दुनिया के अंत का सामना करना पड़ रहा हो। ये भावना, यह ऊपरी क्षेत्र के लोगों का आतंक है। इस समय असंख्य साधक कांप उठे। पूरा प्राचीन नगर शांत हो गया, एकदम मौन हो गया। किसी को भी ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं हुई, न ही उन्होंने शोर मचाने की हिम्मत की। वे देख सकते थे कि यह श्रेष्ठ अमर बुरे मूड में लग रहा था और इस तरह की भयानक हत्या की मंशा राक्षसी थी। आकाश और पृथ्वी का विनाश तो उसके विचार मात्र का विषय था। क्या चल रहा है? इस समय गू चांगगे, जो उदासीन दिख रहे थे, अंततः बोले। जब उसकी भयानक हत्या की मंशा समाप्त हो गई तो उसने उसके बगल में बैठी समान रूप से पीली चांदी के बालों वाली दादी से पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी यहाँ आया हो और उसे इस मामले की बिल्कुल भी जानकारी न हो। चांदी के बालों वाली दादी का चेहरा पीला पड़ गया था और वह कांपती आवाज में बोली, अमर को रिपोर्ट करते हुए, बूढ़ी औरत को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। अब तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी और उसका सिर घूम रहा था। उसे गू चांगगे को कैसे समझाना चाहिए? इस समय वह मन ही मन चिंतित भी थी। उसे डर था कि गू चांगगे उसे याओ याओ पर नजर न रखने के लिए दोषी ठहराएगा। तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है। इन शब्दों पर गू चांगगे ने भौहें सिकुड़ी और फिर उसकी ठंडी आंखें उस इमारत पर घूम गईं जो उसके सामने खंडहर बन गई थी। भनभनाना। उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला और वह राक्षसी काली रोशनी तुरंत एक अतुलनीय रूप से यथार्थवादी और डरावनी विशाल हथेली में बदल गई। रेखाएं स्पष्ट थीं, रून आपस में गुथे हुए थे, स्वर्ग और पृथ्वी को ढकते हुए। एक उभरती हुई आभा के साथ जियांग यांग को जकड़ रहे थे, जो उठने के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। गड़गड़ाहट। एड्स बाय पब फ्यूचर। आकाश कांप उठा, मानो उसे आगे की ओर धकेला जा रहा हो और ऐसी ध्वनि निकल रही हो जिससे आत्मा कांप उठे। इस प्रकार की आभा के तहत पूरे प्राचीन शहर के प्राणी और भी अधिक भयभीत थे और उनकी आत्माएं फटने वाली थीं। यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा भयानक दृश्य देखा, मानो आकाश और पृथ्वी नष्ट हो रहे हों। अच्छा नहीं है। अभी कुछ क्षण पहले ही जियांग यांग को थप्पड़ मारा गया था और उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया था। गू चांगगे की हथेली को फिर से गिरते हुए देखकर उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और वह पीछे हटने वाला था। लेकिन जिस क्षण ये ताड़ का पेड़ गिरा, शून्य का हर इंच स्थिर हो गया, यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी लगभग अलग हो गए और जियांग यांग वहां मजबूती से बंद हो गया। जियांग यांग मुश्किल से हिल सकता था और बिल्कुल भी बच नहीं सकता था। दाव फल की खेती का 1% उधार लेने के बावजूद वह झूठे देव क्षेत्र की खेती में सफल हो गया था, लेकिन यह अभी भी बेकार था।
एक कश के साथ उसके मुंह से खून बाहर निकल आया। वह केवल अनिच्छुक और क्रोधित हो सकता था। इस आभा से संघनित गू चांगगे के विशाल हाथ की हथेली में मजबूती से जकड़ा हुआ, उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं और वह लगातार खून खांस रहा था। तुमने याओयाओ के साथ क्या किया? गू चांगगे ने जियांग यांग को अपनी हथेली में जकड़ लिया और उसकी ओर उदासीनता से देखने लगा। उसकी आंखों में भावना का कोई निशान नहीं था, मानो वह उसे अपने हाथों से कुचलकर मार डालेगा, किसी कीड़े की तरह आसानी से। मुझे नहीं पता कि याओयाओ अचानक ऐसी कैसे हो गई। जियांग यांग का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें क्रोध, ठंडक और अनिच्छा से भरी थीं। लेकिन इस समय वह केवल अपने दांत पीसकर सहन कर सकता था तथा अज्ञानता और घबराहट का चेहरा दिखा सकता था। परसों उसने झूठे देव क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए दाव फल की शक्ति उधार ली थी, और शुरू में उसने सोचा था कि अपने साधनों से वह गू चांगगे का थोड़ा प्रतिकार कर सकता है। लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कर सका। उन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इससे जियांग यांग का दिल बहुत अनिच्छुक हो गया और उसने गू चांगगे से एक के बाद एक बड़े नुकसान की उम्मीद नहीं की। विशेषकर आज, एक प्राचीन नगर के सभी प्राणियों और साधकों के सामने उसे इस प्रकार अपमानजनक ढंग से ताड़ना दी गई। अगर यह बात बाद में पता चली तो यह ऐसा दाग होगा जिसे वह अपने जीवन में शायद ही कभी मिटा पाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। जियांग यांग के साथ उनकी साधना के लंबे वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। यदि यह शरीर अब बहुत कमजोर नहीं होता और उसके दाव फल की खेती को और अधिक सहन करना मुश्किल होता, तो वह निश्चित रूप से अधिक शक्ति उधार लेता और गू चांगगे को मारने के लिए हमला करता, ताकि उसके जीवन में ये दाग साफ हो सके। नहीं, गू चांगगे का माथा अभी भी सिकुड़ा हुआ था और वह जियांग यांग की ओर गहराई से देख रहा था, मानो वह उसे देखना चाहता हो। जियांग यांग ने अपने दांत पीस लिए और बिना किसी डर के स्पष्ट और आत्मविश्वासी नजर से उसे घूरने लगा। याओयाओ के इस तरह बनने का कारण वास्तव में उसके मन में पहले से ही एक अनुमान था, और पिछले विचार के समान याओयाओ की उत्पत्ति सरल नहीं थी, इसमें एक निश्चित अस्तित्व का दावफल शामिल था। जियांग यांग की दावफल के बारे में अपनी समझ बहुत गहरी थी और इस समय ये और भी अधिक निर्विवाद थी। बस उसे नहीं पता था कि गू चांगगे को वास्तव में पता नहीं था या उसने ये दिखावा किया था। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो उस समय याओयाओ भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। गू चांगगे ने ठंडी सांस ली, उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं, जिनमें एक भयावह हत्या का इरादा था। यह आवाज जियांग यांग के कानों में पड़ी, लेकिन यह एक भयानक गड़गड़ाहट की तरह थी, जिससे उसके गले की गहराई में मिठास का एहसास हुआ। उसके 5 आंतरिक अंग टूट गए थे। एक कश था। गू चांगगे ने उसका हाथ छोड़ दिया। वह बड़ा हाथ जो काले रूनों से सघन हो गया था, शून्य में बिखर गया। जियांग यांग जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा खराब हो गया था, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं और उसका दिल ठंड और हत्या के इरादे से भर गया था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियांग यांग अपने दिल में धीरे से दहाड़ा। ये पहली बार था जब वह किसी को मारना चाहता था। ये केवल घृणा थी, लेकिन उसका मन भारी था और उसकी अभिव्यक्ति अभी भी बहुत असामान्य नहीं लग रही थी। और गू चांगगे का चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया, वह खुशी या गुस्सा दिखाने में असमर्थ था। इस समय सिस्टम की उन्मत्त आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग, भाग्य की बेटी। याओयाओ ने भाग्य के पुत्र जियांग यांग का विरोध किया। भाग्य का पुत्र क्षतिग्रस्त हो गया और आपको 8000 भाग्य अंक और 40,000 भाग्य मूल्य प्राप्त हुए। डिंग, भाग्य के पुत्र जियांग यांग को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने से भाग्य के पुत्र का भाग्य क्षतिग्रस्त हो गया है और आपको 2000 भाग्य अंक और 10,000 भाग्य मूल्य प्राप्त हुए हैं। डिंग, सिस्टम ध्वनियों की एक श्रृंखला ने गू चांगगे के दिल में मुस्कान को और अधिक गहरा कर दिया। चीजें अभी भी उसी दिशा में विकसित हो रही थीं जिसकी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। इस प्रवृत्ति के अनुसार जियांग यांग के भाग्य अंक जल्द ही निम्न स्तर पर आ जाएंगे। इस अवधि के दौरान वह वास्तव में जियांग यांग को एक खजाना शिकारी चूहा ही बने रहने देना चाहता था, लेकिन जियांग यांग की वर्तमान साधना को देखते हुए उसके लिए तैयार किए गए अवसर उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 230-2। जियांग यांग थक गया है, इस समय बैठकर लाभ की प्रतीक्षा करना अच्छा है। 2 गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। -2 जियांग यांग थक गया है, इस समय आराम से बैठकर लाभ की प्रतीक्षा करना अच्छा है। 2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 230-2। जियांग यांग थक गया है, इस समय बैठकर लाभ की प्रतीक्षा करना अच्छा है। 2 इसलिए गू चांगगे ने भी यह काम छोड़ दिया। जियांग यांग के शरीर में वर्तमान भाग्य अंक अभी भी हजारों में थे और वे समय के साथ बढ़ने लगे थे। गू चांगगे को लगा कि यह उनका बैकहैंड था जो काम करना शुरू कर रहा था। गुरुजी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। ये शक्ति किसी तरह प्रकट हो गई और गू चांगगे के आलिंगन में उसका चेहरा भी उलझन में था और वह भी नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ।
ऐसा लग रहा था कि जियांग यांग ने जो कहा वह उसके लिए बहुत क्रोधित करने वाला था। उसने मास्टर पर झूठा आरोप लगाया था, इसलिए वह चाहती थी कि वह चुप हो जाए। और फिर उसने अपने माथे के बीच से एक ऐसी शक्ति को उभरता हुआ महसूस किया जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकती थी। ये शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वह अपने हाथ के एक हल्के से झटके से आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। भूल जाओ, अगर तुम्हें नहीं पता, अभी जो आभा है उससे इस शक्ति का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें इस शक्ति से कुछ करने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि यह शक्ति आपके नियंत्रण में नहीं है। इस पर गु चांगगे ने आह भरी और सिर हिलाया, और ये शब्द सुनकर याओ याओ का दिल और अधिक उलझन में पड़ गया। क्या यह संभव है कि उसकी उत्पत्ति वास्तव में उतनी ही जटिल थी जितनी उसके गुरु ने बताई थी? अभी अभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह सभी जीवित प्राणियों को नजरअंदाज कर सकती है। चाहे वह किसी भी अस्तित्व का हो, वह उसके प्रति उदासीन हो सकती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर गु चांगगे ने अपने सामने खड़े अनेक जीवित साधकों पर एक नजर डाली और उनकी परवाह नहीं की। उसने एक कदम उठाया, तुरंत 10,000 मील की दूरी तय की, उसे इस स्थान से बाहर निकाला, अमर लुन संप्रदाय में वापस लौटा, मानो यह समझने के लिए कि आखिर उसके साथ क्या गलत हुआ था। दोनों को गायब होते देख जियांग यांग, जो उसी जगह पर खड़ा था, शांत चेहरे के साथ धीरे धीरे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। अब उसके चेहरे पर पहले जैसा शांत और अलग भाव नहीं रहा। अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। अगर मैं उन साधनों और व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करूं, तो इस आदमी को मौत की सजा देना संभव है, और तब तक याओ याओ को मुझ पर शक भी नहीं होगा। जियांग यांग की अभिव्यक्ति बहुत ठंडी हो गई और उसके दिमाग में कई विचार कौंध गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंततः उसने अपना मन बना लिया, क्योंकि वह भी दबाव महसूस कर रहा था और जानता था कि वह सब कुछ दृढ़तापूर्वक नियंत्रण में रखने में असमर्थ है। यह मान सम्मान खोने की एक छोटी सी बात थी, लेकिन अगर गु चांगगे ने अपनी योजना को बर्बाद कर दिया तो पछताने में बहुत देर हो जाएगी। और अब उसे बाकी बैकहैंड का उपयोग करने का एक तरीका खोजना होगा, इस आधार पर कि याओ याओ को उस पर शक नहीं होगा। उसे गु चांगगे से छुटकारा पाना था, जो रास्ते में था। अल्पविराम। आज अमर लून संप्रदाय के बाहर जो कुछ हुआ, यद्यपि वह एक छोटी सी घटना थी, किंतु उसने भी बहुत बड़ी सनसनी पैदा कर दी। वह बहुत तेजी से फैल गई, जिससे स्वर्गीय क्षेत्र की कई शक्तियों में बहुत बड़ा भूचाल आ गया। कई साधकों को यह भी पता चला कि उस श्रेष्ठ अमर के बगल में बैठी छोटी लड़की भी सरल नहीं थी। लेकिन जो भी हो, कई साधकों ने भी उस अमर की भयानक शक्ति को अपनी आंखों से देखा था, जो केवल एक विचार से स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। कई अफवाहें तेजी से दुनिया भर में फैल गईं। गु चांगगे के अमर लुन संप्रदाय में वापस लौटने के बाद उसने सबसे पहले याओ याओ को सांत्वना दी, उसे आश्वस्त किया कि वह कोई और व्यक्ति नहीं बनेगी और वह अभी भी वही है। भले ही वह बाकी निकली, वह अभी भी उसका मालिक था, जो नहीं बदलेगा। और गु चांगगे का आश्वासन पाकर छोटी लड़की शांत हो गई और एक खुश मुस्कान दिखाए। आखिरकार उसे बहुत डर था कि वह भविष्य में एक और व्यक्ति बन जाएगी। इस प्रक्रिया में गु चांगगे ने उसे अमर लुन पूर्वज के बारे में भी कई बातें बताईं और कहा कि जियांग यांग को संभवतः अमर लुन संप्रदाय में अमर लुन पूर्वज द्वारा छोड़ी गई दिव्य आत्मा ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। सभी प्रकार के संकेतों और साक्ष्यों से पता चला कि वह बकवास नहीं कर रहा था। ये सुनने के बाद याओ याओ को अब कोई संदेह नहीं रहा, और जैसा कि गु चांगगे ने सोचा था, उसने अमर लुन सुप्रीम से बदला लेने की योजना बनाई। इस तथ्य की गु चांगगे को परवाह नहीं थी कि उसने गलती की थी। इस अवधि के दौरान गु चांगगे ने आंतरिक दुनिया में जियांग चुचू की गतिविधियों पर नजर रखी। ये देखना चाहा कि क्या मानव पूर्वज हॉल से कोई साधक थे जो उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर इस क्षेत्र में पहुंचे थे। यदि ऐसा होता तो उसे पहले उन पर घात लगाकर हमला करना पड़ता और उन्हें इसी क्षेत्र में मारना पड़ता, अन्यथा इससे बहुत परेशानी होती और उसकी अगली योजना पर भी असर पड़ता। लेकिन जियांग चुचू की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। उसकी आंतरिक दुनिया पूरी तरह से स्वतंत्र थी और बाहरी दुनिया से बंद थी, और यह विश्व बीज का उच्चतम स्तर भी था। जब तक वह इसे खोलने की पहल नहीं करता, जियांग चुचू के लिए बाहरी दुनिया की आभा का पता लगाना असंभव था। गु चांगगे अभी भी इस बात पर विचार कर रहे थे कि जियांग यांग से सभी दुनियाओं को एक करने का अंतिम मौका कैसे छीना जाए, लेकिन जियांग यांग की चाल धीमी थी, जिसके कारण उन्हें इस मामले को स्थगित करना पड़ा। जियांग यांग के लिए आज बचा सबसे बड़ा मौका उसके सभी जीवन को एक में वापस लाने का सबसे बड़ा रहस्य भी था। अल्पविराम। इस पत्र। दूसरी ओर गुफा में जियांग यांग अपने हाथ में पत्र देखकर भौंचक्का रह गया। यह एक ऐसी लिपि में लिखा गया पत्र था जो इस क्षेत्र से संबंधित नहीं था, और प्रत्येक शब्द में एक अद्भुत दावलैत थी। इसलिए यह देखा जा सकता था कि जिस व्यक्ति ने यह पत्र लिखा था उसका साधना स्तर जटिल था। स्वर्गीय तारा क्षेत्र में किसी साधक के लिए इस पत्र को पढ़ना असंभव था, चूंकि यह पत्र ऊपरी क्षेत्र की एक बहुत ही प्राचीन लिपि में लिखा गया था। जियांग यांग स्वाभाविक रूप से इसे देख सकता था।
यह एक मनुष्य द्वारा पहाड़ की तलहटी में शिष्य को सौंपा गया था, ताकि शिष्य इसे वरिष्ठ भाई जियांग यांग को सौंप सके। गुफा के सामने शिष्य ने आदरपूर्वक कहा, ठीक है, आप पहले नीचे जा सकते हैं। जियांग यांग ने अपना सिर हिलाया, उसकी निगाहें विचार से भरी हुई थीं। इस पत्र की विषय वस्तु ने उसे अनियंत्रित रूप से क्रोधित कर दिया। दूसरे पक्ष को उसकी पहचान पता थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ऊपरी क्षेत्र से आए हैं तथा उन्होंने उससे मिलने के लिए एक स्थान पर सहमति बना ली थी। अगर वह गू चांगगे से नहीं मिले होते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियांग यांग को शायद संदेह नहीं हुआ होगा, लेकिन अब वह चौकन्ना था। आखिर दूसरे पक्ष को उसकी पहचान कैसे पता चली? चूंकि वह जानता था कि वह मानव पूर्वज का पुनर्जन्म था, इसलिए वह कोई स्थान चुनने के बजाय स्वयं अमरलून संप्रदाय में क्यों नहीं आया? क्या इसलिए कि वह तथाकथित अमर गू चांगगे के बारे में चिंतित है, या इसका कोई और उद्देश्य है? सभी प्रकार की शंकाएं थीं, इसलिए उन्होंने पहले इस पर विश्वास करना नहीं चुना। और मुख्य बात यह थी कि चूंकि दूसरे पक्ष ने ऊपरी क्षेत्र से आने का दावा किया था, तो पहले कोई हलचल क्यों नहीं हुई? एक और बात भी सबसे महत्वपूर्ण थी, अब मानव पूर्वज हॉल के लोगों को छोड़कर वह अन्य लोगों पर विश्वास नहीं करता था। सबसे जरूरी काम यह है कि जितनी जल्दी हो सके उस स्थान पर पहुंचे जहां निर्वाण ग्रीन लोट्स लगाया गया था। जियांग यांग के दिमाग में कई विचार कौन थे। आखिरकार वह इस प्रक्रिया में गू चांगगे को मौत के घाट उतार सकता था। इसके अलावा जब तक वह उस निर्वाण हरित कमल के साथ जुड़ा रहेगा, वह दुनिया के एकीकरण से संबंधित योजना का पहला चरण पूरा कर सकता है। जब समय आएगा तो वह दांव फल उधार लेगा, उसकी ताकत तेजी से बढ़ेगी। इसके विपरीत अब वह इसकी 1% शक्ति भी नहीं झेल सकता। इस कारण उन्होंने काफी समय से योजना बना रखी थी। अंततः उसने एक ऐसा क्षेत्र चुना, सबसे उपयुक्त स्थान पाया, अपना निर्वाण हरित कमल का बीज बोया, उसके धीरे धीरे परिपक्व होने की प्रतीक्षा की, ताकि वह उसे चुन सके और उसके साथ मिल सके। निर्वाण हरित कमल बीज एक दिव्य वस्तु थी जिसे उन्होंने कई पुनर्जन्मों तथा काफी विचार और गणना के बाद प्राप्त किया था। ये ग्रीन लोट्स का बीज था जिसके बारे में अफवाह थी कि इसे किसने पोषित किया था। इससे पहले उन्होंने इसे कई दुनियाओं की आभा के साथ विकसित किया और यहां तक कि इसे जड़ और अंकुरित करने के लिए पूरे क्षेत्र के भाग्य को भी समाप्त कर दिया। सौभाग्यवश उन्हें स्वर्गीय तारा क्षेत्र में एक एकांत स्थान में इसके विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थान मिल गया। जियांग यांग को इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई उसके हाथों से निर्वाण ग्रीन लोट्स छीन लेगा, क्योंकि उस जगह पर उसने कई जाल छोड़े थे, केवल ऐसे ही दिन के लिए। जब तक वह वहां था, चाहे कोई भी आए, वे उसके सभी जालों से दब जाएंगे और वहीं दफन हो जाएंगे। जियांग यांग ने ऐसा सोचा और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गहन होती गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि गू चांगगे ऊपरी हाथ के साथ स्थिर खड़ा था, लेकिन उसके कई साधनों के तहत पूरी स्थिति उलझ जाएगी। जैसे ही गू चांगगे की मृत्यु होगी, याओ याओ बिना गुरु के रह जाएगी और उसे अपनी बहन के रूप में उस पर निर्भर रहना होगा। इसके बाद जियांग यांग ने अमरलुन संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग झाओ यी को बुलाया और उनसे गू चांगगे को निर्वाण हरे कमल के सटीक स्थान की रिपोर्ट करने के लिए कहा। मैंने ये संयोग से सीखा, लेकिन अगर मैं अमर को बताऊं तो शायद वह मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए आपके लिए जाना बेहतर है। जियांग यांग ने कुछ देर सोचा और झाओ यी से कहा। झाओ यी थोड़ा मुस्कुराया, फिर सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यह मामला वही है जो मुझे अपने शिष्यों के मुंह से पता चला है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास में भाग्यवान खलनायक हूँ। अध्याय 230-3। जियांग यांग थक गया है, इस समय बैठकर लाभ की प्रतीक्षा करना अच्छा है। 3 गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं भाग्यवान खलनायक हूँ। -3 जियांग यांग थक गया है, इस समय आराम से बैठकर लाभ की प्रतीक्षा करना अच्छा है। 3 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 230-3। जियांग यांग थक गया है, इस समय बैठकर लाभ की प्रतीक्षा करना अच्छा है। 3 वह मूर्ख भी नहीं थी, क्योंकि उसने जियांग यांग का अनुसरण करने का निर्णय लिया था, इसलिए उसे उसका निर्णय भी सुनना होगा। इसके अलावा वह नहीं जानती थी कि जियांग यांग अपनी लौकी में कौन सी दवा बेच रहा था। वह उस अमर को ऐसी बात क्यों बताएगा? वह कुछ घबराहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी और उसकी पीठ में ठंडक दौड़ गई। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी भयानक भंवर में फंस गई हो। जियांग यांग, क्या वह उस अमर के खिलाफ योजना बनाने की तैयारी कर रहा है? इस तरह की बात बहुत भयानक है। अगर उस अमर को इसका पता चल गया तो संभवतः पूरा अमरलुन संप्रदाय खंडहर में बदल जाएगा। ये सोचते हुए झाओ यी का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी दिव्य आत्मा कांपने लगी और वह बहुत असहज महसूस करने लगी। कोई बात नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि यह खबर संयोगवश एक शिष्य के मुंह से मिली थी और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जियांग यांग ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा। उसकी आंखों में बैंगनी रंग की धारियां थी जिनमें एक अजीब शक्ति थी।
झाओ यी मुस्कुराए और अविश्वास में अपना सिर हिलाया, और वह केवल कठोर सिर के साथ जियांग यांग पर विश्वास करना चुन सकती थी। जियांग यांग मुस्कुराया और शर्मिंदा दिख रहा था। यदि इससे झाओ यी को गू चांगगे का विश्वास हासिल करने में मदद मिली तो ये बहुत अच्छा होगा। यदि यह काम न भी करे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। गू चांगगे एक उच्च लोक के व्यक्ति के रूप में जब तक वह इसके बारे में कुछ जानता था, उसे अवश्य पता होगा कि यह किस प्रकार की दिव्य वस्तु थी और वह निश्चित रूप से प्रभावित होगा। इसके अलावा उसे इस बात का डर नहीं था कि गू चांगगे झाओ यी की याददाश्त की जांच करेगा। वह थोड़ा सा हिला और झाओ यी को पहले से ही वे बातें याद हो गई थी जिन्हें वह समझाना चाहती थी, और बाकी बातें भूल गई थी। इसलिए भले ही गू चांगगे ने अपनी स्मृति को खंगाला हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी भी खामी सामने नहीं आएगी। अल्पविराम अल्पविराम। ओह, ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है। इस अमर को इस पर विश्वास क्यों करना चाहिए। मुख्य हॉल के अंदर गू चांगगे ने अपनी आंखें खोली और उनकी गहरी आंखों के बीच कई दृश्य उभरे, क्योंकि उनकी आभा राजसी और विशाल दिखाई दी। ठंडे भाव से उसने नीचे झाओ यी की ओर देखा और उदासीनता से कहा। झाओ यी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और वह विस्मय में नीचे खड़ी थी। महामहिम, ये सच है। मैंने अपने एक शिष्य से सीखा है कि नीदरलैंड के स्वर्गीय तालाब के आकाश में एक हरा धुआं चमक रहा है, अराजकता के बीच एक हरा कमल चमक रहा है, और एक निरंतर दाव ध्वनि है। उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, स्वयं को शांत रहने और घबराने से रोका ताकि गू चांगगे को असामान्यता का पता न चले। जैसा कि जियांग यांग ने निर्देश दिया था, वह इस मामले की रिपोर्ट गू चांगगे को देने आई। अमर लुन संप्रदाय की सर्वोच्च बुजुर्ग के रूप में उनकी स्थिति को अविश्वसनीय रूप से सम्मानजनक और अद्वितीय माना जा सकता है। हालांकि गू चांगगे के सामने वह अभी भी अत्यधिक विस्मय में थी। नीदरलैंड का स्वर्गीय तालाब, अव्यवस्था के बीच चमकती हरी कमल की छाया, आकाश में चमकती हरी धुंध। गू चांगगे ने सिर हिलाया और एक विचारशील भाव प्रकट किया, जैसे कि वह झाओ यी के शब्दों के बारे में गंभीरता से विचार कर रहा था। झाओ यी ने उस पर एक नजर डाली और पाया कि गू चांगगे वास्तव में इन शब्दों के बारे में सोच रहा था, और उसकी प्रतिक्रिया जियांग यांग ने जो कहा उससे बहुत अलग नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह अपने दिल में राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सकी। जियांग यांग के लिए तो और भी अधिक प्रशंसा थी, वह सही था। इस खबर को लेकर गू चांगगे बहुत चिंतित थे और उन्हें इसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं था। उन्होंने इस बात की भी गणना की कि आखिर जियांग यांग ने ये कैसे किया। नीदरलैंड के स्वर्गीय तालाब के अंदर वास्तव में क्या था। झाओ यी को भी तमाम तरह की शंकाएं थीं। क्या तुमने इस मामले के बारे में किसी और को बताया। और इस समय गू चांगगे फिर से बोला। उसकी ठंडी नजर उस पर पड़ी, जिससे झाओ यी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया, मानो इस भयानक दबाव को सहना उसके लिए मुश्किल हो रहा हो। मैं इसे अमर से छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकता, मैंने केवल आपको इस मामले के बारे में बताया है। झाओ यी ने जल्दी से जवाब दिया। इस निगाह के नीचे उसका दम घुट रहा था, भले ही वह एक महान पवित्र क्षेत्र साधक थी। यदि आप इस भगवान को धोखा देने का साहस करते हैं तो अमर लून संप्रदाय के अस्तित्व को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। गू चांगगे की आवाज अभी भी उदासीन थी, उसकी आवाज में एक राक्षसी हत्या की मंशा और अंतहीन रक्तपात था। मानो झाओ यी ने उसे धोखा देने की हिम्मत की तो पूरा अमर लुन संप्रदाय सबसे भयानक नरसंहार शुरू कर देगा। झाओ यी का चेहरा सफेद पड़ गया और इन शब्दों से उसका गला इतना मीठा हो गया कि उसके आंतरिक अंग फटने को हो गए। उसने यहाँ तक कहा कि उसकी हिम्मत नहीं है, फिर जल्दी से विदा ली, यहाँ ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं है। और फिर झाओ यी को गायब होते देखकर गू चांगगे के चेहरे पर ठंडी उदासीनता गायब हो गई। इस समय आपने अभी भी मेरे खिलाफ गणना करने की हिम्मत की। जियांग यांग, बुरा नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि इस तरह की रणनीति बहुत हास्यास्पद है। उसने अविश्वास से एक गहरी सांस छोड़ी। झाओ यी का प्रदर्शन इससे अधिक सामान्य नहीं हो सकता था, लेकिन गू चांगगे के लिए उस पर विश्वास करना असंभव था। ये सुनते ही उसे पता चल गया कि यह सब जियांग यांग ने ही आयोजित किया था। जहां तक उद्देश्य की बात है तो उसे नीदरलैंड के स्वर्गीय तालाब तक ले जाना था। गू चांगगे को गड्ढा खोदने का इतना स्पष्ट अर्थ कैसे समझ में नहीं आया। बेशक अगर यह ऊपरी क्षेत्र से एक साधारण साधक होता तो वह इस समय मूर्ख बन जाता और अधीरता के साथ नीदरलैंड के स्वर्गीय तालाब की ओर भाग जाता। अंत में ये गू चांगगे ही था जो जियांग यांग की पहचान बहुत पहले से जानता था और उसका पलड़ा भारी था, इसलिए वह उसके सभी तरीकों को समझ सकता था। अन्यथा जियांग यांग अभी भी कई लोगों को मारने में सक्षम हो सकता है। उदाहरण के लिए यू मिंगकोंग जो निचले क्षेत्र में गया था। ऐसा लगता है कि नीदरलैंड के स्वर्गीय तालाब में जियांग यांग के कई जाल होने चाहिए, इसीलिए वह इतना आश्वस्त है। मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जियांग यांग, मुझे सीधे तौर पर यह बताने के लिए कि अवसर कहां था और मेरा समय बचाने के लिए। चूंकि आप जाल बिछा सकते हैं तो मैं नहीं बिछा सकता। गू चांगगे की मुस्कुराहट दिलचस्प और कुछ हद तक संबंधित हो गई।
वह निश्चित रूप से जियांग यांग से पहले नीदरलैंड के स्वर्गीय तालाब में नहीं जाएगा। वह जियांग यांग के पीछे जाएगा, किनारे पर बैठेगा और लाभ उठाएगा। इतने लंबे समय के बाद वह नेट बंद करने पर भी विचार कर सकते हैं। दूसरी ओर जियांग यांग, जिसे झाओ यी का जवाब मिला, अपने चेहरे पर मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। इस तरह से ये बहुत सारी परेशानियों का समाधान भी करता है। जियांग यांग ने राहत की हल्की सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक शर्मीली और आत्मविश्वासी हो गई। उसे पहले से ही अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है। ये साथी यू मिनकोन भी अपने साधनों से स्वर्गीय क्षेत्र में आ गई है। उसे पहले से ही पता होना चाहिए कि मानव पूर्वज का पुनर्जन्म कौन है। ऐसा लगता है कि उसने नीदरलैंड के स्वर्गीय तालाब तक भागने का जोखिम नहीं उठाया। अगले दिनों में गू चांगगे को यू मिनकोन का स्थान भी पता चल गया, जो वास्तव में अमरलुन संप्रदाय से बहुत दूर नहीं था। इससे वह सोचने पर मजबूर हो गया। यू मिनकोन के बारे में जो कुछ वह जानता था, उसके अनुसार इस समय यू मिनकोन निश्चित रूप से मानव पूर्वज के खिलाफ योजना बनाने के तरीकों के बारे में सोचेगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने पिछली बार ये लिंग के साथ किया था। तो गू चांगगे ने लगभग अनुमान लगा लिया था कि वह क्या करेगी। ये सिर्फ जियांग यांग को सूचित करने, अपनी पहचान कबूल करने, ये कहने का एक तरीका खोजने के लिए था कि वह मानव पूर्वज की मदद करने के लिए ऊपरी क्षेत्र से आए हैं, और फिर जियांग यांग के लिए एक स्थान पर सहमत होना था। और वह वहीं प्रतीक्षा करती कि खरगोश कछुए को किसी बर्तन या किसी चीज में पकड़ ले। ये तरीका बहुत अच्छा लगा, लेकिन एकमात्र समस्या ये थी कि क्या जियांग यांग इस पर विश्वास करेगा या नहीं। इसलिए गू चांगगे को लगा कि इस बार यू मिनकोन को डर था कि टोकरी फिर से खाली हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार उसने येलिंग को जाने दिया था, और अंत में उसे खुद ही यह काम करना पड़ेगा। जियांग यांग के विचार में वो उस प्रकार के खरगोश से संबंधित था जो बाज को नहीं देखता है, और यू मिनकोन उसके लिए मददगार नहीं था और मानव पूर्वज हॉल का सबूत के साधनों के साथ संबंध था। जियांग यांग इस पर विश्वास करेगा। वह अधिकतम 3 बिंदुओं पर विश्वास करेगा, यहां तक कि यदि वह नियुक्ति के स्थान पर भी जाएगा तो वहां निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा जिस पर वह भरोसा करेगा। यह संभव था कि आत्मविश्वास से भरी यू मिनकोन को बड़ी हानि उठानी पड़े। ये सोचकर गू चांगगे को थोड़ा गुस्सा भी आया और खुशी भी। वह उसकी अपनी पसंदीदा महिला थी, लेकिन फिर भी वह उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता था, और उसने ये सब उसके लिए किया। यह मूर्ख महिला इन खामियों के लिए अपने पति से इसे सुझाने में मदद ले, लेकिन जियांग यांग को मारना इतना आसान नहीं है। उसके मुंह के कोने पर एक गहरी अर्थपूर्ण मुस्कान दिख रही थी। इसके बाद गू चांगगे ने एक कदम उठाया, उसका आकार आगे बढ़ा और याओ याओ को खोजने चला गया। वह जियांग यांग की गणना के आधार पर एक योजना बनाने का इरादा रखता था। मालिक, गू चांगगे को आते देख याओ याओ ने एक अच्छी और आज्ञाकारी नजर से अपनी बड़ी, निर्दोष काली रत्न जैसी आंखें खोली। ध्यान से सुनो याओ याओ, अगले मास्टर नेदरलैंड हेवनली पॉन्ड नामक स्थान पर जा रहे हैं, वहां बहुत खतरा है। याओ याओ, तुम्हें मास्टर का पीछा नहीं करना चाहिए, अपनी दादी के पास ही रहना चाहिए। गू चांगगे ने अपने सामने खड़ी छोटी लड़की के सिर पर हाथ फेरा, धीरे से मुस्कुराया और कहा, मास्टर, अब आप याओ याओ को नहीं चाहते। आप मुझे यहाँ कैसे छोड़ रहे हैं? जैसे ही याओ याओ ने ये सुना, उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए, ये सोचकर कि शायद गू चांगगे अब उसे नहीं चाहता, यही वजह है कि वह पीछे रह गई। इस पर गू चांगगे ने एक दुर्लभ मूक मुस्कान दिखाए, याओ याओ इतनी अच्छी और आज्ञाकारी है, यह मास्टर तुम्हें पीछे क्यों छोड़ना चाहेगा? बस इस बार बात अलग है। मास्टर ने एक गंभीर खतरे की आशंका जताई है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा तो मुझे डर लगेगा कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चिंता मत करो, इस मास्टर की क्षमता के साथ इस निचले क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे चोट पहुंचा सके। मास्टर, क्या आपने नहीं कहा कि याओ याओ एक महान व्यक्ति है? याओ याओ को भी बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता हूं। क्या उस दिन याओ याओ के पास भी अचानक बहुत मजबूत शक्ति नहीं थी? हालांकि गू चांगगे ने पहले ही यह समझा दिया था, फिर भी याओ याओ ने अपना सिर हिलाया और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका अनुसरण करना चाहती थी। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। गू चांगगे को एक सीधा चेहरा दिखाना पड़ा। अभिसरण के चेहरे पर मुस्कुराहट, यह उसका सामान्य सौम्य रूप नहीं था। बकवास, इसमें क्या मिलावट हो सकती है? याओ याओ, तुम तो अब अपने गुरु की भी बात नहीं सुन रही हो। उसने लड़ाई लड़ी। याओ याओ ने भी अब और जवाब देने की हिम्मत नहीं की और भावुक होकर कहा, मास्टर, आपको जाना होगा। वह बहुत चालाक थी। गू चांगगे का रवैया गंभीर था। इसका मतलब केवल ये हो सकता था कि वह जिस स्थान पर जा रहा था वह वास्तव में खतरनाक था, यहां तक कि उसे भी यकीन नहीं था। यही कारण था कि वह उसे खतरे में नहीं पड़ने देना चाहता था। इससे याओ याओ का हृदय चिंतित और दुखी हो गया। मुझे जाना होगा और कोशिश करनी होगी, ये जानते हुए कि यह एक जाल है, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता। ये वास्तव में लोगों को मना करने पर मजबूर कर रहा है। गू चांगगे ने थोड़ा आह भरी और फिर अपना सिर हिलाया।
मुझे पता है गुरुजी, याओ याओ आपके वापस आने का इंतजार कर रही होगी। इस बिंदु पर याओ याओ को अपना सिर हिलाना पड़ा। गू चांगगे के शब्दों से उसे बहुत कुछ अर्थ समझ में आया। क्या आप जानते थे कि यह एक जाल था? क्या इसका संबंध उसके भाई जियांग यांग से हो सकता है, जो मास्टर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था? ये सोचते हुए याओ याओ की अभिव्यक्ति अचानक बहुत अधिक क्रोधित हो गई, जो उसकी सामान्य अभिव्यक्ति से पूरी तरह अलग थी। उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि उसके भाई जियांग यांग पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन जियांग यांग के प्रति उसकी नफरत वास्तव में चरम पर पहुंच गई थी। यही सुनने का तरीका है। फिर जब गू चांगगे जाने वाला था, उसने उसे एक और नजर से देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, याओ याओ, यदि यह मास्टर 1 महीने के भीतर वापस नहीं आता है तो आपको अपने भाई का अनुसरण करना चाहिए। जब तक उसका बाकी उद्देश्य पूरा हो जाए तब तक उसे आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन मास्टर जी को जल्द ही वापस आना चाहिए। ऐसा कहकर वह छोटे चेहरे वाली याओ याओ को छोड़कर चला गया। उसके पैरों के एक ही कदम से शून्य धुंधला हो गया और उसकी आकृति तुरंत अमर लुन संप्रदाय के बाहर ऊंचे आकाश में गायब हो गई। और ये देखते हुए कि गू चांगगे ने अमर लुन संप्रदाय छोड़ दिया है। जियांग यांग, जिसका ध्यान दूसरी तरफ था, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ऐसा लगता है कि वह अभी भी कुछ नहीं कर सकता है। ये वह स्थान है जिसे मैंने विशेष रूप से तुम्हारे दफन के लिए चुना है। उन्होंने महसूस किया कि चूंकि गू चांगगे ने इस समय अचानक अमर लुन संप्रदाय को छोड़ दिया था, तो फिर वह अवश्य ही नीदरलैंड के स्वर्गीय तालाब की ओर जा रहा होगा। बात बस इतनी सी थी कि उसने गू चांगगे द्वारा पकड़े जाने के डर से किसी को उसका पीछा करने के लिए भेजने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार नीदरलैंड के स्वर्गीय तालाब के भीतर कई साधन और व्यवस्थाएं हैं जिनका सामना बाकी लोगों को करना पड़ेगा जो घुसपैठ करने की हिम्मत करते हैं, सिवाय उसके। जब समय आएगा तो केवल 2 ही संभावनाएं होंगी, या तो मर जाएंगे या लंबे समय तक वहां फंसे रहेंगे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। मानव पूर्वज के पुनर्जन्म के रूप में जियांग यांग ने एक बार एक भयानक जाल छोड़ दिया था। यही कारण था कि वह इतना आश्वस्त था। सभी ने कहा कि आप केवल तीसरी परत में हैं। अमर लुन संप्रदाय को छोड़ने के बाद गू चांगगे के मुंह के कोने पर मुस्कुराहट कुछ हद तक चंचल लग रही थी, और वह उस दिशा में नहीं गया जहां नीदरलैंड स्वर्गीय तालाब स्थित था। इसके बजाय वह उस स्थान की ओर आगे बढ़ गया जहां यू मिनकोन थी। बेशक वह यू मिनकोन के साथ मुलाकात नहीं करना चाहता था, लेकिन गुप्त रूप से उसकी मदद करना चाहता था ताकि जियांग यांग को उस स्थान पर जाने के लिए राजी कर सके जहां उसने पहले से ही जार में कछुए को पकड़ने के लिए तैयारी कर रखी थी। जियांग यांग के साधन समाप्त हो चुके थे। यह अच्छा शो मंचित होने वाला था और गू चांगगे अब किनारे पर बैठकर लाभ उठाने की प्रतीक्षा कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।